क्या हो अगर आप बचपन में ही एक एक्सीडेंट की वजह से अपने मॉम डैड को खो दो और इसी वजह से एक लड़की को देखकर आप ये सोचने लग जाओ कि क्या मैं इसको भी खोने वाला हूँ। लेकिन बाद में अगर आपको पता चले कि वो लड़की असल में एक स्पाई है और इसी के साथ साथ बचपन से ही आप उसका काफी करीबी दोस्त भी थे, लेकिन अब तो उसका बड़ा भाई आपका पीछे पड़ा है आपको खत्म करने के लिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे पता चला है कि उसके बहन के ऊपर काफी ज्यादा खतरा है, जहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि आप ही वो बंदे हो जो कि उसको खत्म करना चाहता है, लेकिन उससे बचने का यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दुनिया का नंबर 1 स्पाई है, जहाँ पर वो एक ही झटके में किसी को भी झट से खत्म कर सकता है। लेकिन बाद में अगर आपको पता चले कि अगर आप वो लड़की के साथ शादी कर लोगे तो रूल के मुताबिक उस फैमिली का कोई भी स्पाई आपको मार नहीं सकता, तो फिर क्या होगा? तो क्या आप वो लड़की के साथ शादी करके उससे छुटकारा पा भी पाओगे या फिर नहीं? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को किसी का आवाज आता है जो कि बताने लग जाता है कि मुझे इस पल में बस 2 चीजें समझ आई। पहला, किसी चीज का कदर तुमको तब होती है जब वो चीज तुमसे छिन जाए, और दूसरा, किसी को खोना काफी ज्यादा आसान है। असल में हमारा मेन कैरेक्टर एक एक्सीडेंट की वजह से अपने मॉम डैड को खो दिया था और इसी वजह से उसको भी यहाँ पर काफी ज्यादा चोटें आई थी। लेकिन जब भी वो अपने बाजू में बैठे हुए एक लड़की को देखता है वो अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मैं अपने मॉम डैड की तरह इसको भी खो दूंगा। और ये बात को सोचते हुए वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसका ये हालत को देखकर आगे वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आसानो अपने स्कूल के अंदर होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक बंदा आता है और उससे कहने लग जाता है कि प्लीज आसानो, हमारे सॉकर प्रैक्टिस में तुम हमारा मदद कर दो। लेकिन यहाँ पर तो आसानो उन लोगों के साथ जाना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो उन लोगों को मना कर देता है और इसी वजह से आगे वो बंदा उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार आसानो, तुम हमारे साथ घूमने क्यों नहीं जाते, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा सभी दोस्त तुमको छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे आसानो भी काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। लेकिन उन लोगों के जाने के बाद तभी आसानो के पास मिसुमी नाम का एक लड़की आकर उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे लिए आज लंच लेकर आई हूँ, इसी वजह से चलो हम दोनों एक साथ खाना खाते हैं। और मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा टेंशन में हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर आई हूँ। और उसका ये बात को सुनकर आगे आसानो भी उसके साथ खाना खाने के लिए मान जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो तीनों लड़के बाहर से मिसुमी को एक घूरे जा रहे होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कूल के सभी लड़के मिसुमी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि असल में मिसुमी और आसानो बचपन के दोस्त हैं। और आगे स्कूल खत्म होने के बाद उसके सभी दोस्त आसानो को गुड बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर आगे आसानो अपने मन में कहने लग जाता है कि वो एक्सीडेंट के बाद मैं किसी से भी अच्छे से बातें नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सोचकर आगे आसानो वाइस प्रिंसिपल के रूम पर चला जाता है, जहाँ पर आसानो उनसे पूछने लग जाता है कि आखिरकार आपने मुझे इस जगह पर क्यों बुलाया है। वो बताता है कि मैं असल में तुमको अपना सिगरेट कलेक्शन दिखाना चाहता था, और ये देखो ये मिसुमी की काफी सारा सिगरेट फोटो है। और ये देखकर तो यहाँ पर आसानो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मैं वाइस प्रिंसिपल के कंप्लेन पुलिस में कर दूं। और एक सेकंड, मिसुमी के इतने सारे फोटो इनके पास कैसे आए? और आगे इसके पूछने पर सेंसे उसको बताने लगते हैं कि मैं असल में मिसुमी के ऊपर काफी टाइम से नजर रखा हुआ हूँ और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसी वजह से किसी को तो उसकी हिफाजत करनी ही होगी। और देखो इस बंदे ने कल मिसुमी को प्रपोज किया था और इसी वजह से मैंने उसको काफी प्यार से समझाया, इसी वजह से आगे वो मान गया। लेकिन यहाँ पर तो सेंसे ने वो स्टूडेंट का काफी बुरा हाल कर दिया था, और ये देखकर तो यहाँ पर आसानो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। लेकिन तभी अचानक से सेंसे एक चाकू को निकाल कर उसके गले में रख देते हैं, जहाँ पर वो उससे कहने लगते हैं कि तुम भी मिसुमी के काफी ज्यादा क्लोज हो और इसी वजह से तुम इस चीज को पर्सनली मत लेना, क्योंकि मैं ये सारा कुछ मेरी छोटी बहन के लिए कर रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक लड़की आ जाती है और वो आकर एक स्विच को दबा देती है, और इस वजह से तो उस जगह पर काफी खतरनाक रोशनी निकल रहा था, जिस चीज का फायदा उठाकर वो लड़की आसानो को लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और आगे जब भी आसानो को होश आता है वो अपने सामने काफी सारे अजीब लोगों को देखता है, और ये देखकर तो यहाँ पर आसानो काफी ज्यादा डर गया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि आखिरकार ये चीज क्या है। जिस पर मिसुमी बताने लग जाती है कि असल में मेरे सारे के सारे भाई बहन हैं, ये मेरी बड़ी बहन फुताबा, और ये मेरे बड़े भैया सिंजो, और ये मेरी बड़ी बहन सियोन, और ये है कैंगो, नानाओ और गोलियट, और गोलियट असल में एक डॉग है। ये कहकर आगे मिसुमी उसको बताने लग जाती है असल में मेरा पूरा का पूरा फैमिली जासूसी करता है। लेकिन दूसरी साइड तो यहाँ पर आसानो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसी वजह से आगे वो कहने लग जाता है कि सच बताओ तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मैंने सही कहा ना? और ये गन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक नकली गन है। लेकिन तभी अचानक से सीन जो शूट करता है, जो देखकर यहाँ पर आसानो का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था, और आगे सभी आसानो को सारा कुछ बताने लग जाते हैं कि असल में हमारा फैमिली काफी ज्यादा मशहूर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा बड़े भाई कोइचिरो काफी खतरनाक एक जासूस है, जिस पर आसानो पूछता है लेकिन सेंसे ने मुझे मारने की
क्यों कोशिश की। फुतावा बताती है कि हमें ये पता चला है कि कोई मिसुमी के जान का पीछे पड़ा हुआ है। और आगे असानो ये देखता है कि उसके सोशल मीडिया पर काफी अच्छा खासा फॉलोअर है। और आगे फुतावा उसको बताने लग जाती है कि असल में काफी सालों पहले कोई चीजों की वजह से फुतावा को काफी ज्यादा चोटें आ गई थी और इसी वजह से मिसुमी का ये व्हाइट बाल है और इसी वजह से वो हमेशा इस चीज का जिम्मेदार वो अपने आप को मानता है। और इसी वजह से वो हमेशा मिसुमी को लेकर काफी ज्यादा चौकन्ने रहता है, जहाँ पर वो किसी को भी मिसुमी के पास आने नहीं देता। और वैसे भी तुम उसके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, इसी वजह से इतने दिनों से वो तुमको कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब उसके पास एक ऐसा रीजन है जिस वजह से वो तुमको खत्म भी कर सकता है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक अलार्म बजने लग जाता है, जो देखकर वहाँ के सभी को पता चल जाता है कि असल में कोई चीरो यहाँ पर आ गया है असानो को खत्म करने के लिए। और इसी वजह से आगे सभी के सभी उसके साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये सभी मिलकर भी उसको बिल्कुल भी हरा नहीं सकता है। और इसी वजह से फुतावा उसको बताने लग जाती है कि तुम्हारे पास एक रास्ता है कि अगर तुम मिसुमी के साथ शादी कर लो तो हो सकता है कि तुम उसके हाथ से बच जाओ। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर असानो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और आगे फुतावा बताने लग जाती है कि हमारे फैमिली पे एक रूल है कि कुछ हो जाए हम हमारे फैमिली के मेंबर को नहीं मारते और शादी करने के लिए बस तुमको ये रिंग को एक्सचेंज करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी साइड तो उसका ये सा कुछ बातें सुनकर अभी भी असानो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से आगे सभी के सभी कोई चीरों के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उस जगह पर काफी टाइम से कोई चीरो बैठा हुआ था और इसी वजह से आगे फुतावा भी उसको समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। और इसी वजह से आगे फुतावा जल्दी से उसका टाई को पकड़कर उठाकर नीचे पटक देता है और ये कर आगे सही मिलकर कोई चीरों के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उसका हमलों का कोई भी असर उसके ऊपर नहीं हो रहा था। लेकिन आगे जब भी कोई चीरो अपना उंगलियां चलाना स्टार्ट कर देता है, वो अपना एक अटैक के मदद से नानाओ और शिंजो को काफी दूर फेंक देता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि देखो मैं तुमसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता और इसी वजह से जल्दी से तुम सभी असानो को मेरे हवाले कर दो। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी असानो को उसके हवाले करने के लिए रेडी नहीं था और इसी वजह से आगे फुटावा जल्दी से उससे लड़ने के लिए उसके पास जाने लग जाती है, जो देखकर आगे कोई चीरो अपने जाल के मदद से उसको छत पे पकड़ लेता है, जो देखकर जल्दी से सियोन अपने फोन के मदद से उस जगह पर काफी सारा ड्रोन को बुला लेती है और देखती देखती वो सारा का सारा ड्रोन उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। और दूसरा हम लोग मिसुमी को देखते हैं जो कि असानो के लिए एक सीक्रेट डोर ओपन करती है, जहाँ पर वो उसको इसके अंदर छुपने के लिए कहकर वो गेट को बंद कर देती है और आगे कोई चीरो सियोन को हराकर उसके पास पहुंच जाता है। और ये देखकर मिसुमी भी उसके साथ लड़ने के लिए अपना हथियार को निकाल लेती है, जहाँ पर वो जल्दी से गोलियट को उसके ऊपर फेंक देती है। लेकिन यहाँ पर कोई चीरो भी थोड़ी ना कम था, वो अपना जाल के मदद से उसको भी यहाँ पर पकड़ लेता है और ये कर आगे वो मिसुमी को भी पकड़ लेता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम हमेशा की तरह कितना ही ज्यादा सुंदर हो। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये असल में मिसुमी नहीं बल्कि कैंगो होता है, जो कि अपना कपड़े को चेंज कर उसके तरह बन सकता है। और ये सारा का सारा चीजें तो असल में असानो ये खोल के अंदर से देख रहा था और इसी के साथ साथ मिसुमी ने उसको मना किया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम इसके अंदर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन तभी अचानक से असानो बाहर आता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम प्लीज मिसुमी को छोड़ दो। कोई चीरो पूछता है कि क्या तुम हमारे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होना चाहते हो? वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और इसी वजह से चलो मिसुमी हम लोग शादी कर लेते हैं। और उसका ये बात को सुनकर आगे मिसुमी उसकी तरफ वो रिंग को फेंकती है और ये देखकर आगे जब भी असानो वो रिंग को पकड़ने के लिए जाता है वो कोई चीरो के जाल में फंस जाता है, जहाँ पर कोई चीरो उससे कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं ऐसा करने तुमको नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर असानो भी कहाँ ही हार मानने वाला था, वो उस जाल में फंसने के बावजूद भी वो जल्दी से मिसुमी का वो रिंग को पकड़ लेता है और ये करने के चक्कर में तो उसका हाथ काफी ज्यादा कट गए थे। और इसी वजह से आगे वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मिसुमी मुझ जैसे बेवकूफ की हमेशा ही देखभाल करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कुछ हो जाए आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। ये सोचकर ही आगे असानो जल्दी से कोई चीरो के सारे जालों को तोड़ देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो असानो ने पहले ही बोरिंग को पहन लिया था, तो इसका मतलब ये है कि कोई चीरो अब उसको खत्म भी नहीं कर सकता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असानो अभी भी हमने शादी के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन ये शादी की वजह से तो यहाँ पर कोई चीरो काफी ज्यादा नाराज होता है। लेकिन दूसरे साइड असानो ये सारा कुछ सोचते सोचते वहाँ पर ही सो जाता है। लेकिन जब भी अगले दिन वो अपना आगे को खोलता है वो ये देखता है कि कोई चीरो काफी देर से अपने हाथ में एक चाकू को लेकर खड़ा हुआ था और ये देखकर तो यहाँ पर असानो हद से ज्यादा घबरा गया था। कोई चीरो बताता है कि असल में हमारा फैमिली टेक्निक है हमने फैमिली मेंबर को जगाना और इसी के साथ साथ ये तुम्हारा ट्रेनिंग का एक हिस्सा भी है और अगर तुम सच में एक स्पाई बनना चाहते हो तो तुमको सोते टाइम भी हमेशा तुमको चौकन्ने रहना होगा और इसी वजह से चलो हम लोग जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। ये कहकर ही आगे कोई चीरो उसको पकड़ लेता है और तभी हम लोग नीचे मिसुमी को देखते हैं जो कि असानो के लिए खाना बना रही थी और तभी अचानक से उसको असानो के कमरे से एक आवाज आती है और इसी वजह से आगे जब भी वो असानो के रूम पर जाकर देखती है उसको
पता चलता है कि उसका बड़ा भाई तो यहाँ पर असानो के साथ खेल रहा था और इसी वजह से तो यहाँ पर मिसुमी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। लेकिन तभी अचानक से कोइचिरो मिसुमी और असानो को लेकर खिड़की से कूद जाता है और देखते देखते असानो का घर पे काफी खतरनाक एक ब्लास्ट होता है। कोइचिरो बताता है कि असल में तुम्हारे घर पे एक बॉम्ब लगाया गया था और मैं इसके बारे में तुमको बाद में सारा कुछ समझा दूंगा, लेकिन मैं तुमको सबसे पहले ये बता दूं कि आखिरकार हमारे युजाकुरा फैमिली का मिशन क्या है। हमारा मेन मिशन ये है कि हमेशा मिसुमी का हिफाजत करना। फिर अगले सीन में हम लोग ये तीनों को एक कार के अंदर देखते हैं जहाँ पर असानो कोइचिरो से पूछने लग जाता है कि आखिरकार मेरे घर में बॉम्ब क्यों लगाया गया था। वो बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी लोग मिसुमी के जान के पीछे पड़े हुए हैं और इसी के साथ साथ सबको ये भी पता चल गया है कि असल में तुम्हारे साथ मिसुमी के शादी हो चुकी है। असानो पूछता है कि आखिरकार सभी मिसुमी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वो बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मिसुमी युजाकुरा फैमिली की 10वीं हेड है कि हमारे फैमिली का मेंबर काफी पुराने जमाने से चल रहा है और इसी के साथ साथ हमारे फैमिली के सभी लोग सुपर ह्यूमन एबिलिटी के साथ जन्म लेते हैं। लेकिन हर जनरेशन पे एक ऑर्डिनरी मेंबर पैदा होता है जो कि फ्यूचर में जाकर हेड बनता है और इसी वजह से बाकी जितने भी लोगों के पास पावर होते हैं वो लोग हमेशा हेड की रक्षा करते हैं। और ये बताकर ही आगे कोइचिरो चाय पीते हुए बताने लग जाता है कि मिसुमी हमारा फैमिली के हेड बनने के बाद वो अंडरवर्ल्ड पे कदम रखेगी और इसी वजह से वो अभी इस वर्ल्ड पे नॉलेज गेन कर रही है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से 2 गाड़ियां आकर उन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। कोइचिरो कहता है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक बुलेट प्रूफ कार है। ये बताकर ही आगे वो जल्दी से एक इशारा करता है जिस वजह से वो गाड़ी का ड्राइवर काफी स्पीड से वो गाड़ी को चलाने लग जाता है। ये देखकर तभी अचानक से एक बंदा अपना एक काफी बड़ा गन को निकालकर उन लोगों के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर वो गाड़ी का ड्राइवर तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था जहाँ पर वो बार बार उन सभी के सभी अटैक से बच रहा होता है। कोइचिरो कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा आराम से गाड़ी को चला सकते हो क्योंकि तुम्हारा इस चक्कर में मेरा चाय नीचे गिर जाएगी। और ये सुनकर तो यहाँ पर असानो काफी ज्यादा शौक था। मिसुमी कहती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, तुम ये सारा चीजें गोलियट के ऊपर छोड़ दो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि गोलियट असल में ये गाड़ी का ड्राइवर है जहाँ पर वो काफी खतरनाक तरीके से ड्राइव कर रहा था और तभी अचानक से वो गाड़ी के ऊपर पीछे से एक लॉन्चर से अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर गोलियट भी थोड़ी ना कम था, वो उसका अटैक से काफी इजीली बच जाता है। लेकिन इसी वजह से तो कोइचिरो का चाय गिर गया था जिस वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसी वजह से आगे वो उन लोग का अटैक से बचते हुए जल्दी से वो उल्टा उन लोग के ऊपर ही अटैक कर देता है जिस वजह से एक ही झटके में वो सारा का सारा गाड़ी कट जाता है और वहाँ पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है। और ये कर ही आगे वो नीचे असानो के पास जाकर उसको बताने लग जाता है कि ये देखकर तुमको पता चल ही गया होगा कि मिसुमी हमेशा ही खतरे में रहता है और इसी वजह से हमारा काम ये है कि हमेशा मिसुमी का हिफाजत करना। और ये कहकर आगे वो असानो को एक गन देता है। फिर कुछ देर बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिसुमी जल्दी से अपने क्लासरूम पे जाकर अपने दोस्तों के साथ बातें करने लग जाती है और दूसरे हम लोग असानो को देखते हैं जो कि इस रूम का हर एक चीजों को चेक कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से वो तीनों लड़के दोबारा असानो के पास आ जाते हैं जो देखकर तो यहाँ पर असानो काफी गुस्से से उन लोग को ही घूरे जा रहा था जिस वजह से दूसरे वो तीनों हद से ज्यादा डर जाते हैं। और तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोइचिरो उसको एक बॉम्बर के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये बॉम्बर ने असल में यहाँ पर 3 बॉम्ब लगाए हैं, एक तुम्हारे घर पर जो कि अभी अभी फटा है और 2 शायद स्कूल में है। इसी वजह से तुमको हमेशा मिसुमी का रक्षा करना पड़ेगा और चाहे इस चक्कर में तुम्हारा जाने क्यों ना चले जाए, मुझे इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिसुमी को यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। और तभी हम लोग क्लासरूम का सीन को देखते हैं जहाँ पर असानो काफी ज्यादा चौकन्ने था, जहाँ पर वो हर जगह को चेक कर सकता है, जहाँ पर वो बम्बर बॉम्ब लगा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो वो हमेशा मिसुमी के आसपास होता है, जिस चक्कर में तभी अचानक से उसको एक बॉल आकर लगता है। देखकर तभी वही तीनों लड़का उसके पास आकर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो। असानो कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी अचानक से वो उस जगह पर एक परछाई देखता है जहाँ पर वो उसका परछाई का पीछा करते हुए जल्दी से वो उस रूम के पास आ जाता है जहाँ पर उसको एक नर्स मिलती है जो कि उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमको कुछ हुआ है। वो बताता है कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो नर्स एक स्माइल करती है और आगे जब भी असानो थोड़ा सा आगे जाकर पीछे मुड़कर देखता है वहाँ से तो वो नर्स गायब हो गई थी। और दूसरा हम लोग मिसुमी को देखते हैं जो कि लंच टाइम पे अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही थी। लेकिन यहाँ पर तो असानो अभी तक दूसरे बम को ढूंढ नहीं पाया था, जहाँ पर वो अपने उनमें कहने लग जाता है कि मैंने आज मिसुमी के ऊपर काफी ज्यादा नजर रखा है और इसी वजह से मुझे आज मिसुमी के बारे में काफी सारा चीजें पता चला है कि जब कोई उसे खाना देता है वो इस चीज को नहीं खाती और इसी के साथ साथ वो हमेशा किसी न किसी दोस्त के साथ रहने की कोशिश करती है। और तभी अचानक से असानो के पास वही तीनों लड़के आकर उसको एक चॉकलेट देते हैं क्योंकि उन्होंने असल में असानो के ऊपर फुटबॉल मारी थी। और एक चॉकलेट को देखकर आगे असानो भी जल्दी से वो चॉकलेट को खा लेता है। लेकिन ये चॉकलेट को खाने की वजह से तो यहाँ पर उसका पेट काफी ज्यादा खराब हो गया था, जिस वजह से आगे कुछ ही देर में वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और आगे जब भी वो अपना
अपना आंखें को खोलता है वो अपने सामने मित्सुमी को देखता है और यहाँ पर तो वो दोनों कोइचिरो के ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर मित्सुमी उसके साथ अपने शादी को लेकर बातें कर रही थी। और आगे जब भी असानो मित्सुमी को बातें करते हुए देखता है उसका नजर ऊपर जाता है और उस जगह पर तो असल में एक बॉम्ब रखा हुआ था, जहाँ पर कुछ ही देर में वो बॉम्ब फट जाता है। और तभी हम लोग दूसरा ननाओ को देखते हैं जो कि नर्स के साथ होता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये असल में नर्स नहीं बल्कि कैंगो था। और दूसरा सियोन भी काफी देर से उन दोनों के ऊपर नजर रखी हुई थी। और तभी हम लोग वहाँ पर वही धमाके वाला कमरे को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों बिल्कुल सेफ होते हैं, जहाँ पर असानो हमने उनमें कहने लग जाता है कि आखिरकार वो बॉम्ब वाले बंदे को कैसे पता चला कि आखिरकार हम दोनों यहाँ पर हैं। लेकिन तभी अचानक से उसको पता चलता है कि ये सारा का सारा चीजें पहले से प्लान है, जिस वजह से आगे वो कुछ ही देर में आइडिया लगा लेता है कि आखिरकार तीसरा बॉम्ब कहाँ पर होने वाला है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तीसरा बॉम्ब तो असानो के ऊपर लगा हुआ था जो कि 24 सेकंड में फटने वाला था। और ये देखकर आगे असानो भी समझ जाता है कि आखिरकार वो बॉम्ब वाला बंदे ने उसको बॉम्ब के बारे में क्यों बताया, ताकि मैं हमेशा मित्सुमी के पास रहूं। और इसी वजह से सारा को समझने के बाद जल्दी से असानो खिड़की के बाहर कूद जाता है। और वो असल में ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो असल में मित्सुमी को बचाना चाहता था, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर क्यूचिरो आकर उसको बचा लेता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो बॉम्ब भी असल में डीएक्टिवेट हो गया था। क्यूचिरो कहता है कि तुम अपने फैमिली पर विश्वास कर सकते हो और इसी के साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, लेकिन कुछ हो जाए मैं अपना जान देकर भी तुमको मरने नहीं दूंगा। और आगे वो सभी एक साथ सेफली ऊपर पहुँच जाते हैं और देखते देखते उस जगह पर कैंगो और नानाओ भी पहुँच जाते हैं। और इसी के साथ साथ उस जगह पर शिंजो भी था जो कि अपने साथ वही बंदे को लेकर आया था जो कि इस जगह पर बॉम्ब फिट किया था। और उन लोगों को यहाँ पर देखकर मित्सुमी उन लोगों से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। नानाओ बताता है कि हमने असल में असानो के पहले मिशन के बारे में सुना और इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा मस्ती कर लिया जाए। और उसका ये बात को सुनकर आगे कोइचिरो वो बॉम्ब बनाने वाला बंदे को उसके बॉम्ब के साथ बांध देता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे फैमिली से दूर रहना। वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। लेकिन तभी कोइचिरो उसको उठाकर आसमान पे फेंक देता है और देखते देखते उस जगह पर काफी खतरनाक एक विस्फोट होता है। और ये देखकर तो यहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और तभी अचानक से असानो के फोन पर कुछ मैसेजेस आते हैं और ये देखकर तभी मित्सुमी उसका फोन को ऑफ कर देती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा स्माइल करने लगते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असानो अपना सारा सामान को लेकर मित्सुमी के घर पर पहुँच गया था। और ये देखकर तो यहाँ पर कोइचिरो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। मित्सुमी कहती है कि अब तो असानो का घर भी तबाह हो चुका है, इसी वजह से आज से ये यहाँ पर ही रहेगी और वैसे भी हम दोनों ने शादी कर लिया है, इसी वजह से तुम हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कोइचिरो हद से ज्यादा गुस्से में आ गया था। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सारा कुछ तबाह हो चुका है और यहाँ पर तो असानो का हालत भी काफी ज्यादा खराब था। और दूसरी साइड तो मित्सुमी को कोई पकड़ के रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और देखते देखते तभी अचानक से उसका आँख खुल जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा कुछ तो असल में एक सपना था। और तभी अचानक से उसको याद आता है कि असल में उसका घर तो पूरी तरीके से तबाह हो गया था और इसी वजह से अभी वो मित्सुमी के घर पर रह रहा है। और आगे जब भी वो बेड से नीचे उतरने के लिए अपना पैर नीचे रखता है, तभी गलती से उसका पैर गोलियत पर पड़ जाता है, जिस वजह से वो उसको काट लेता है। और इसी वजह से असानो वहाँ पर इतना जोर से चिल्लाया था, नीचे मित्सुमी भी उसका आवाज को सुन लिया था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुमी असानो की मलम पट्टी कर रही थी, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि मैंने असल में तुम्हारे ऊपर गोलियत को नजर रखने के लिए भेजी थी ताकि बड़े भाई तुम्हारे साथ कुछ भी गलत ना करे। और उसका ये बात को सुनकर आगे असानो अपने मन में कहने लग जाता है कि हाँ सेन से मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। और आगे मित्सुमी गोलियत को सहलाना शुरू कर देती है, लेकिन जब भी असानो उसके पास आने की कोशिश करता है गोलियत काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसी वजह से तो यहाँ पर असानो काफी ज्यादा डर गया था, जिस वजह से वो पीछे सोफे पर गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असानो फुटावा के पास गया था उससे मदद लेने के लिए, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। वो बताती है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग धीरे धीरे करके तुमको ट्रेनिंग देंगे। असानो कहता है लेकिन इसमें तो काफी लंबा टाइम जाने वाला है, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और मित्सुमी की हिफाजत करनी है। और उसका ये बात को सुनकर फुटावा उसको उठाकर गोल गोल से घुमाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर वो उसको बताने लग जाती है कि मैंने 3 साल से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी थी और बाद में 6 साल की उम्र में मुझे मेरा पहला मिशन मिला था और तुम चाहते हो कि मैं तुमको इतना जल्दी ये साको सिखा दूं। और वैसे भी हमारे यूजाकुडा फैमिली के पास स्पेशल एबिलिटी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ट्रेनिंग पूरा करने के लिए करीब 3 साल लगे। ये बताकर ये आगे वो असानो को एक चेयर पर बैठा देती है और उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम हमारे साथ ऑल आउट ट्रेनिंग करना पसंद करोगे। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर असानो तुरंत ही मान गया था। वो कहती है ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है, तुमको हमारे साथ इस जगह पर 1 महीना रहना पड़ेगा। असानो कहता है ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ और वैसे भी 1 महीना ही तो रहना है, मैं रह लूंगा। ये कहकर आगे असानो जल्दी से वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से नीचे एक गेट
गेट ओपन हो जाता है जिस वजह से वो नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर तो वो बाल बाल बच गया था क्योंकि नीचे काफी सारे नुकीले खंजर थे। और ये देखकर आगे फुटावा उसको बताने लग जाती है कि असल में हमारे घर में काफी सारे ट्रैप है और इसी वजह से तुम्हारे लिए यहाँ पर रहना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। और अगर तुम ये नॉर्मल सा ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो तुम भूल जाना कि तुम मिसुमी को बचा सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर असानो का फट के 64 हो गया था। और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि अलार्म काफी जोर से बजता है और सही टाइम पर अलार्म बंद नहीं करने की वजह से वो कुछ ही देर में फट जाता है। और आगे जब भी वो उससे बचने की कोशिश करता है अचानक से उसके पीछे आग जलना स्टार्ट हो जाता है। और इसी वजह से आगे वो जैसे तैसे करके फाइनली ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर तो वो पूरी तरीके से जल गया था। और इसी वजह से ये देखकर मिसुमी उसका गाल को साफ करने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर कैंगो आकर कहने लग जाती है कि चलो हम लोग इसका अंतिम संस्कार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये सुनकर तो यहाँ पर मिसुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी। इसी वजह से आगे वो उसको पीट देती है। और आगे असानो उन सब से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम सब ये सभी ट्रैप से बचते कैसे हो। सियोन बताती है कि अगर ये घर तुमको एक्सेप्ट कर ले तो तुम अपने मर्जी से ये घर का ट्रैप को ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि असानो का पेट दोबारा खराब हो जाता है। बताती है कि खाना भी तुम्हारा ट्रेनिंग का एक हिस्सा है और इसी वजह से तुम्हारे खाने पे जहर मिलाया गया था ताकि तुम धीरे धीरे करके वो जहर से लड़ना शुरू कर दो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि असानो का पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाता है और इसी वजह से आगे वो जल्दी से भागकर टॉयलेट की तरफ जाता है। लेकिन उस जगह पर तो यहाँ पर काफी खतरनाक एक लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ था और वो लोग तो यहाँ पर वो काफी कोशिश के बावजूद भी खोल नहीं पा रहा था जिस वजह से उसका हालत हद से ज्यादा खराब हो जाता है। सियोन बताती है कि तुमको अंदर जाने के लिए ये लॉक का पासवर्ड क्रैक करना पड़ेगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब भी अचानक से अलार्म बजना स्टार्ट होता है सभी अपने अपने स्टाइल के मदद से वो अलार्म क्लॉक को बंद कर देते हैं। लेकिन दूसरे असानो का अलार्म क्लॉक दोबारा से फट जाता है और इसी के साथ साथ फ्रिज के अंदर से खाना निकलने का सभी का अलग अलग टेक्निक होता है क्योंकि यहाँ पर फ्रिज के अंदर तो एक लेजर सेंसर लगे हुए थे। और आगे जब भी असानो फ्रिज के अंदर से कुछ सामान लेने के लिए जाता है तभी अचानक से उसका एक उंगली लेजर पे टच हो जाता है और इसी वजह से तभी अचानक से वो फ्रिज उसके ऊपर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देता है। और आगे असानो को एक निशाना लगाना होता है सामने वाले रिमोट के ऊपर। लेकिन जब भी वो निशाना लगाने की कोशिश करता है गोली का फोर्स यहाँ पर इतना ही ज्यादा था जिस वजह से वो पीछे गिर जाता है। और आगे खाना और बाथरूम को लेकर उसका अलग अलग टेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस चक्कर में तो यहाँ पर उसका हालत हद से ज्यादा खराब हो गया था और इसी वजह से आगे वो तीनों लड़के उसके पास आकर उससे पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम ठीक हो। वो बताता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि असल में असानो ने 30 किलो के टी शर्ट पहना हुआ था और इसी वजह से तो वो यहाँ पर अपने बेंच के ऊपर लेटा हुआ था। और ये टेस्ट तो असल में एक बेसिक टेस्ट था। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असानो एक रूम के अंदर जाता है और वहाँ पर तो मिसुमी पढ़ते पढ़ते सो गई थी। और मिसुमी को इतना हार्ड वर्क करता हुआ देख आगे असानो भी अपना ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है जहाँ पर वो बंदूक के मदद से गोली चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसका एक भी निशाना सही नहीं लगा था। और आगे जब भी वो दोबारा से निशाना लगाने की कोशिश करता है तभी उस जगह पर मिसुमी आ जाती है और इसी वजह से आगे उसके कहने पर असानो को एक ब्रेक लेना पड़ता है जहाँ पर मिसुमी उसको एक चाय देती हुए उससे कहने लग जाती है कि तुमको इतना ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। वो बताता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिसुमी उसको गुड मॉर्निंग कहती है और उसका ये बात को सुनकर आगे असानो भी ठीक वही कहता है। और ये कहकर आगे मिसुमी अपना कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि स्कूल के अंदर काफी सारी लड़कियां मिसुमी को छेड़ रही होती है जहाँ पर उसमें से तो एक लड़की उसका बाल को काटने वाली थी। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर असानो जाकर उसका कैंची को छीन लेता है और ये लेकर ही आगे वो अपना बाल को काटना शुरू कर देता है। और ये देखकर तो यहाँ पर मिसुमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और दूसरी साइड वो सभी लड़कियां डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और उन सभी लड़कियों का जाने के बाद आगे असानो अपना हेयर स्टाइल को ठीक करते हुए उससे कहने लग जाता है कि आज के बाद अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम सबसे पहले मुझे आकर बताना। और आगे दोबारा हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हो, इसी वजह से तुम अभी अपने आप को इतना ज्यादा पुश मत करो। और उसका ये बात को सुनकर यहाँ पर असानो भी काफी ज्यादा खुश होता है। और दूसरी साइड तो उन दोनों के बातें यहाँ पर शिंजो और सियोन सुन रहे थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अलार्म बजते ही जल्दी से असानो उसको बंद कर देता है और आगे वो लेजर लाइट से बजते हुए सीधा एक कमरे के अंदर पहुँचता है और आगे वो अपना एक गन को उठाकर सामने रिमोट पर शूट करता है। और इसी वजह से तो यहाँ पर टीवी चलना स्टार्ट हो गया था। और तभी अचानक से उस जगह पर सियोन आ जाती है जो देखकर असानो उसके पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार बड़े भाई हमेशा ऐसे छुप कर क्यों रहते हैं, क्या तुमको पता है। वो बताती है कि ये बंदा काफी ज्यादा शर्मीला है, इसी वजह से ये हमेशा ऐसा ही रहता है। और दूसरा हम लोग फुतावा को देखते हैं जो कि कैंगो से काम करवा रही होती है क्योंकि यहाँ पर तो उसने बर्तन नहीं धोए थे। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उसके सामने से काफी सारा धुआं निकल रहा होता है क्योंकि यहाँ
पर ननाओ असानो की ट्रेनिंग करवा रहा था और ये देखकर आगे कैंगो भी उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से फुतावा उसको एक जोरदार लात मारती है और आगे ऐसे ही देखते देखते काफी दिन गुजर जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि असानो तो यहाँ पर सारा ट्रैप से बचना सीख गया था। लेकिन आगे जब भी वो जहर वाला खाना को खाता है उसका पेट दोबारा खराब हो जाता है, जिस वजह से वो जल्दी से टॉयलेट पर जाता है। लेकिन यहाँ पर तो लॉक लगा हुआ था, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी असानो वो लॉक को खोल नहीं पाया था। और ये देखकर तो दुएसा सभी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मिसुमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि असानो का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और ये देखकर तो वहाँ के सभी काफी ज्यादा घबरा गए थे। और आगे जब भी ननाओ असानो को चेक करता है उसको पता चलता है कि यहाँ पर असल में असानो को काफी तेज बुखार है, लेकिन यहाँ पर असानो आराम करने के लिए साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि ट्रेनिंग खत्म होने के लिए बस और 7 दिन ही बचे हुए हैं। और उसका ये बात को सुनकर आगे फुतावा उसका शरीर से नकली खाल को उतार देती है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि असानो के शरीर पर तो यहाँ पर काफी सारा चोट था और इसी वजह से आगे वो उससे कहने लग जाती है कि अगर तुम बिना रेस्ट लिए ऐसे मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम मर जाओगे। और इसी के साथ साथ तुम सब लोगों ने ये काम पे इसके हेल्प की, ये काफी ज्यादा बुरा है। असानो कहता है कि ये सब में इनकी कोई भी गलती नहीं है, मैं ही काफी जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पार की मदद से मिसुमी का हिफाजत कर सकूं। और उसका ये बात को सुनकर तई फुतावा उसको मारती है, उससे कहने लग जाती है कि तुम पहले अपना ध्यान रखो, इसके बाद तुम मिसुमी के बारे में सोचना। और वैसे भी ये पावर हासिल करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है और इसी वजह से ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और उसके बाद आगे फुतावा उसको एक बुक देती है, उससे कहने लगती है कि ये असल में मेरा एक पुराना बुक है, जब तक तुम रिकवर नहीं हो जाते तब तक तुम ये बुक को पढ़ सकते हो। जिस पर असानो भी आगे उसको थैंक्स बोलता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुतावा अपने फोन पे एक वीडियो देख रही होती है और यहाँ पर तो वो मिसुमी को एक बॉल की तरह घुमा रही थी। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है ये लड़का मिसुमी का रक्षा हमसे भी काफी बेहतर कर सकता है। और तभी हम लोग उसकी पूरी फैमिली का एक फोटो को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उन सब का मॉम का चेहरा दिखाई नहीं देता। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि असानो एक टेक्निक के मदद से वो गेट को खोल देता है और ये देखकर तो यहाँ पर सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि फाइनली असानो तुमने ये कर दिखाया। लेकिन तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि असानो का रिंग चमकना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर आगे फुतावा उसको बताने लग जाती है कि ये तो काफी ज्यादा बढ़िया हुआ, ये घर ने तुमको अपना लिया है और इसी वजह से आज से तुम भी यूजाकुरा फैमिली की एक मेंबर हो और इसी वजह से आज से तुम्हारा रियल ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, इसी वजह से इसके लिए गुड लक। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि असानो के लिए शिंजो 100 किलो का एक टी शर्ट लेकर आता है और इसके साथ साथ सियोन उसका लेवल इजी से डिफिकल्ट कर देती है और ये कर आगे सभी असानो को चीयर करना शुरू कर देती है, क्योंकि आज से असानो का असली ट्रेनिंग जो शुरू होने वाला है। लेकिन दूसरी ये खतरनाक ट्रेनिंग को देखकर तो यहाँ पर असानो काफी ज्यादा डरा हुआ था। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिसुमी खाना बना रही होती है और तभी अचानक से उसके पास असानो आकर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार ये बड़ा पहनते कैसे हैं। असानो कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी अचानक से उस जगह पर एक लड़की आती है जिसका नाम कैंगो होता है और यहाँ पर तो वो असानो की भेज बदलने की प्रैक्टिस करवा रहा था। और तभी अचानक से उस जगह पर शिंजो आ जाता है और उन लोग को ऐसे पोजीशन पे देखकर यहाँ पर वो कुछ और ही सोच लेता है, क्योंकि यहाँ पर कैंगो तो असानो के साथ काफी ज्यादा चिपका चिपकी कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से असानो उसका मास्क को उतार देता है, जिस वजह से सारा कुछ क्लियर हो जाता है। और तभी अचानक से उस जगह पर कोइचिरो आ जाता है जो कि एक नया मिशन पर जा रहा होता है और इसी वजह से तो आगे वो मिसुमी से एक गुड बाय किस मांग रहा था और इसी वजह से आगे मिसुमी एक एक करके सबको पीट देती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग असानो और शिंजो को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि शिंजो असल में एक मिशन पर जाने वाला है जो कि एक लो लेवल का मिशन है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असानो और मिसुमी स्कूल के अंदर जा रहे थे और वहाँ पर तो काफी सारे स्टूडेंट बेसबॉल खेल रहे थे। लेकिन तभी अचानक से एक स्टूडेंट काफी जोर से एक शॉट मारता है और इसी वजह से तो वो बॉल सीधा जाकर मिसुमी को लगने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से असानो बिना देखे ही वो बॉल को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो दोबारा से वो बॉल को उसके ऊपर फेंक देता है और यहाँ पर तो वो बॉल का स्पीड हद से ज्यादा था, जिस वजह से आगे वो टीम का कैप्टन उससे कहने लग जाता है कि प्लीज तुम हमारा टीम ज्वाइन कर लो। लेकिन दूसरा असानो उसका बात को इग्नोर मारते हुए जल्दी से मिसुमी के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ खाना खा रहे थे, जहाँ पर मिसुमी उसको बताने लग जाती है कि तुम धीरे धीरे करके काफी ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे हो और इसी वजह से तुमको अपने ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी तुम लोगों के बीच से गुजरते हो सबको ऐसा लगता है कि तुम एक निंजा हो। और ये कहकर आगे मिसुमी उसको खाना खिलाती है, उससे हेल्प मांगती है, जिस पर असानो भी उसका हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मिसुमी अपना काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो उसका काम करने का स्पीड काफी ज्यादा तेज था और वहाँ पर हम लोग असानो को भी देखते हैं जो कि उसका हेल्प कर रहा होता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कोइचिरो असानो और मिसुमी का डिवोर्स करने के लिए एक नकली पेपर को बनाया है। और इसके बाद आगे उन लोगों को कैंगो के रूम से कुछ अजीब
आवाज आती है और जब भी वो लोग अंदर जाते हैं वो लोग ये देखते हैं कि पूरा रूम बिखरा हुआ है। और तभी अचानक से वो सभी कपड़ों के बीच से कैंगो बाहर निकलता है, जहाँ पर मिसुमी उससे कहने लग जाती है कि तुम अपना काम करना भूल गए हो, इसी वजह से जल्दी से अपना काम कंप्लीट करो। जिस पर कैंगो सुशी खाती है, बताने लग जाता है कि असल में मेरा रिपोर्ट यहाँ पर ही गुम हो गया है और इसी वजह से मैं ये रिपोर्ट को सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ। और आगे जब भी असानो उसका मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, उसको पता चलता है कि ये कपड़े के बीच के अंदर तो एक ग्रेनेड रखा हुआ था। और तभी अचानक से कैंगो कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर तो वो अपने बहन के सामने नंगा खड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इसी वजह से आगे मिसुमी को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देखकर आगे कैंगो भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे असानो उसको रोकने के लिए जाता है, वो मिसुमी का रूप को ले लेता है, जहाँ पर वो आराम से बचकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि मिसुमी एक बात को कहती है, जिस वजह से घर के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। और दूसरा हम लोग एक कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर शिंजो अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए इस जगह पर आया था। और यहाँ पर तो उसके पास एक ऐसा ग्लासेस था जिस वजह से वो किसी भी चीज का आर पार देख सकता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि इस जगह पर काफी सारे पैसे हैं। और इतने पैसे होने के कारण तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा हाई था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सभी इस जगह पर इनलीगल काम करके ये पैसे को कमाए हैं। और इसी वजह से आगे शिंजो दो लोगों को मारकर एक रूम के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उस जगह पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। और दूसरा हम लोग असानो और मिसुमी को देखते हैं, जो कि कैंगो को ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर तो कैंगो असल में मिसुमी के रूम के अंदर था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर काफी सारे म्यूजिक आइटम थे। और तभी हम लोग उस जगह पर एक पेंटिंग को देखते हैं, जहाँ पर कोई चीरो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। और आगे वो दोनों सियोन के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर तो वो एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो एक्सरसाइज करते करते नीचे गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर तो कैंगो नहीं था, इसी वजह से आगे वो लोग फुतावा के रूम पर जाते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर तो वो आराम कर रही थी। और इसी वजह से आगे वो दोनों जल्दी से ननाओ के कमरे में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो केमिकल के वजह से वहाँ पर ही मर जाता। और आगे लास्ट में वो सभी कोई चीरो के कमरे में जाते हैं, और कोई चीरो के रूम के हर जगह पर तो बस मिसुमी के फोटो लगे हुए थे, जो देखकर दूसरा असानो काफी ज्यादा ही चौंक जाता है। लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी उस जगह पर कैंगो उन लोगों को नहीं मिलता। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के पास सारे के सारे लोग आ जाते हैं, जहाँ पर मिसुमी उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार इतने देर से तुम सभी कहाँ थे। वो सभी बताने लगते हैं कि हम लोग बस एक काम कर रहे थे। और उसका ये बात को सुनकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और तभी अचानक से उन लोगों को एक आवाज आती है। जब भी वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ पर तो कैंगो था। और आगे दोबारा से कैंगो वहाँ से जल्दी से भागना शुरू कर देता है, और ये देखकर आगे असानो भी उसका पीछा करने लग जाता है। और आगे भागते भागते कैंगो आगे जाकर साइड में चला जाता है। और आगे जब भी असानो वहाँ पर जाने वाला होता है, वो नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि कैंगो असल में एक सीक्रेट रास्ते से वहाँ से निकल गया है। और ये देखकर तो यहाँ पर मिसुमी हद से ज्यादा गुस्से में आ गई थी। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों दोबारा से कैंगो के रूम पर आते हैं। लेकिन तभी अचानक से मिसुमी असानो के हाथ में हथकड़ी पहना देती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि तुम ही कैंगो हो, और जब कैंगो तुम्हारा पीछे भाग रहा था तुम उसको पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया होगा, जिससे इसका फायदा उठाकर तुम जल्दी से उसका रूप ले लिया। लेकिन तभी अचानक से कैंगो को मिसुमी का अंदर उसकी माँ याद आती है। और तभी हम लोग पास्ट का एक सीन देखते हैं, जहाँ पर कैंगो मिसुमी का हाथ को पकड़ लेता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर कैंगो अपना मास्क को खोल देता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुमने मुझे पकड़ लिया। और आगे वो लोग जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ढूंढने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग कोइचिरो को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि मिसुमी ने यहाँ पर उसके कमरे के सारे फोटो को खराब कर दिया था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर असानो आराम से बैठकर खाना खा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक फोन बजने लग जाता है, और ये देखकर आगे जब भी असानो वो फोन को उठाता है, वहाँ से जोर से चिल्लाने का आवाज आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये फोन तो असल में शिंजो का था, जो कि चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि प्लीज मुझे कोई बचा लो। और आगे जब भी मिसुमी वीडियो चैट ऑन करती है, उसको पता चलता है यहाँ पर शिंजो के पास तो कोई भी हथियार नहीं है, और इसी वजह से वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। और अगले सीन में हम लोग दोबारा से वही कंपनी का सीन को देखते हैं, और यहाँ पर तो असानो शिंजो को ढूंढने के लिए वो कंपनी के पास आया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि असानो असल में शिंजो को उसका ओपन देने के लिए आया है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि मिसुमी तो यहाँ पर उसको सारा लोकेशन बता रही थी, और यहाँ पर तो असानो काफी छुप छुप कर आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि उसको कोई पकड़ लेता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। लेकिन तभी अचानक से असानो को शिंजो का दिया हुआ वो ट्रेनिंग के बारे में याद आता है, और इसी वजह से आगे वो एक ही अटैक के मदद से उसको वहाँ पर ही बेहोश कर देता है। और उसका ये आवाज को सुनकर तो वहाँ पर काफी सारे बंदे आने लगे थे, इसी वजह से आगे असानो एक एक करके सबको खत्म करने लग जाता है। लेकिन तभी हम लोग और एक बंदे को देखते हैं, जो कि उसको देख लेता है। लेकिन तभी हम लोग को पास्ट का एक सीन दिखाया
जाता है, जहाँ पर शिंजो ने उसको एक गन दी थी उसका सेफ्टी के लिए। और इसी वजह से आगे असानो जल्दी से वो गन को निकाल कर एक शूट करता है। ये कर आगे वो जल्दी से शिंजो के पास चला जाता है। और इस जगह पर असानो को देखकर तो यहाँ पर शिंजो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि यहाँ पर उसका हथियार उसको दोबारा मिल चुका है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो रूम के अंदर काफी सारे लोग आ जाते हैं उन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन आगे वो लोग कुछ करे इससे पहले शिंजो उठकर उन सभी को टपका देता है। और आगे जब भी वो दोनों बाहर निकलते हैं उन लोगों के ऊपर काफी सारे लोग अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर शिंजो भी थोड़ी ना कम था, वो अपने स्किल के मदद से उन सबको एक एक करके टपका देता है। और सबको हराने के बाद जल्दी से वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि कोई असानो के पैर पे एक गोली मार देता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और तभी हम लोग दूर पे वही बंदे को देखते हैं जो कि दूर से स्नाइपर से उसके ऊपर अटैक कर रहा था, जहाँ पर वो शिंजो से कहने लग जाता है कि अगर तुम ये बच्चे को बचाना चाहते हो तो जल्दी से ये गन नीचे फेंक दो। और उसका ये बात को सुनकर आगे असानो को बचाने के लिए शिंजो भी ठीक यही करता है। लेकिन तभी अचानक से असानो एक बात याद करता है कि शिंजो के लिए अपना हथियार काफी ज्यादा मायने रखते हैं, और अगर शिंजो के हाथ में कुछ भी हथियार आ जाए तो वो किसी का भी बैंड आराम से बजा सकता है। और इसी वजह से असानो जल्दी से बैग से कांटे वाला चम्मच को निकाल कर उसको दे देता है। और ये लेकर ही शिंजो वो कांटे को लेकर सीधा वो बंदे के ऊपर काफी स्पीड से फेंकता है। और उसका ये अटैक इतना ही ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो बंदे का गन तो वहाँ पर ही टूट गया था। और ये कड़कड़ी आगे वो तुरंत अपना गन को निकाल कर उसको वहाँ पर मार देता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों अपने घर पर जा रहे थे, जहाँ पर असानो कहने लग जाता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारा मदद करने के लिए आया था, लेकिन देखो मैं खुद उल्टा घायल हो गया। जिस पर शिंजो कहने लग जाता है कि तुमको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे ही मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग बनकर ही रहूंगा। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर असानो काफी ज्यादा खुश था। लेकिन तभी हम लोग दूसरे एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी सारे बंदों से पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार वो शख्स कौन था जो कि तुम लोग के ऊपर अटैक किया, और अगर तुम सच सच बता दोगे तो मैं तुमको आसान मौत दे दूंगा। ये कहकर आगे वो अपने हथौड़े के मदद से वो वहाँ पर ही उसको खत्म कर देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो यहाँ पर असानो का बात कर रहा था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर असानो मित्सुमी के साथ कॉल पे बातें कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से असानो के सामने एक कार आकर रुकती है, जहाँ पर उसको अपने सामने एक बंदा दिखता है, जो देखकर वो जल्दी से कॉल को रख देता है। जहाँ पर वो बंदा उसके पास आकर उससे कहने लग जाता है कि तुम असानो हो ना, और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा नाम सेजी है, मुझे असल में तुम्हारे साथ कुछ बातें करना है। ये कहकर आगे वो असानो को पुलिस स्टेशन पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर उसको एक फोटो दिखाते हुए उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारा ये फोटो असल में सोशल मीडिया पर है। और ये देखकर तो यहाँ पर असानो की हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था, जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर उससे पूछने लग जाता है मुझे ये पता चला है कि कुछ दिनों से तुम्हारे साथ काफी ज्यादा अलग अलग चीजें हो रहा है, और क्या तुम एक गैंगस्टर बनना चाहते हो। और यहाँ पर तुम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी गए थे, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो ऑफिसर तो असल में असानो से यूजाकुडा फैमिली के सारा कुछ जानकारी निकालना चाहता था। ये पूछकर ही आगे से जी एक पानी के अंदर एक चीज को मिलाकर उसको देता है, जिस सुनकर आगे असानो वो चीज को पीने के लिए साफ साफ मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी कहाँ ही मानने वाला था, वो जबरदस्ती उसको वो चीज पिला देता है। और सारा पानी पीने के बाद तभी असानो के मुंह से एक गुब्बारा बाहर निकलता है, और आगे असानो कुछ बोलता है इससे पहले सेजी हमने हथौड़े के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले असानो ठीक टाइम पे पीछे हटकर उससे बच जाता है। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि उसके बाजू में जो पोटलियां पड़े हुए थे उसके अंदर से काफी सारा खून निकल रहे थे। और आगे असानो के पूछने पर वो ऑफिसर उसको बताने लग जाता है कि ये बंदा असल में एक ड्रग डीलर था, इसी वजह से मैंने इसको खत्म कर दिया, और इसी वजह से जो लोग कानून तोड़ते हैं मैं उसको खत्म कर देता हूँ। और इसी वजह से तुमको जो कुछ भी पता है जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं तुमको यहाँ पर ही खत्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर तो असानो कुछ भी नहीं बता रहा था, इसी वजह से आगे वो ऑफिसर उसका गले को पकड़ते हुए उससे पूछने लग जाता है अगर तुम सारा कुछ सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा स्कूल पे जाकर तुम्हारे दोस्तों से भी पूछताछ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर असानो भी थोड़ी ना कम था, वो उसको सारा कुछ सच सच बताने के लिए मना कर देता है। और उसका ये बात को सुनकर आगे वो बंदा भी हमने हथौड़े के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ठीक टाइम पे उस जगह पर असानो हट जाता है, जिस वजह से वो यहाँ पर बच गया था। लेकिन जब भी पीछे वाला दीवार टूटता है हमें पता चलता है कि कोइचिरो तो काफी देर से वहाँ पर बैठ के ये सब कुछ सुन रहा था। और आगे कोइचिरो उसके पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि क्या यार तुमको तो इसको सही से डराना भी नहीं आता। और ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर असानो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और आगे हमें पता चलता है कि असल में सेजी कोइचिरो का क्लासमेट था, और ये यूजाकुडा फैमिली की इन्वेस्टिगेशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है। जहाँ पर कोइचिरो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार ये बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया। वो बताता है कि ये बच्चा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वैसे भी ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरा, और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर असानो की हालत काफी ज्यादा खराब था, और उसका ये हालत को देखकर आगे मित्सुमी उसके पास आकर उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन आगे वो कुछ कहे इससे पहले उस जगह
समय पर कोइचिरो आ जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि आज असल में मैं तुम लोगों का क्लास लेने वाला हूँ। और उसे देखकर तो यहाँ पर असानो का हालत और भी ज्यादा खराब हो गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि असानो क्लास में बैठा बैठा ही वहाँ पर सोने लग जाता है, जो देखकर जल्दी से कोइचिरो उसके ऊपर एक चौक फेंक के मारता है। लेकिन यहाँ पर असानो भी थोड़ी ना कम था, वो उसका चौक से काफी इजीली बच जाता है। लेकिन वो चौक के वजह से तो पीछे का ही खतरनाक एक बड़ा सा होल बन गया था। ये देखकर आगे असानो हद से ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर कोइचिरो बताने लग जाता है कि एक स्पाई को हमने नींद के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, जैसे कि डॉल्फिन रखती है, और उसका आधा दिमाग सोया हुआ रहता है लेकिन फिर भी वो जगा रहता है। और इंसान भी काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो ये स्किल को हासिल कर सकता है, और मैंने भी ये स्किल 15 साल की उम्र में हासिल कर लिया था। ये बताकर ही आगे वो असानो को परेशान करना शुरू कर देता है। और इस वजह से तो यहाँ पर मित्सुमी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से वो कहने लग जाती है कि बड़े भाई आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर तो वो सभी के सभी कोड लैंग्वेज में बातें कर रहे थे। असानो कहता है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये टेस्ट में पास होकर ही रहूंगा। लेकिन तभी अचानक से हम लोग ये देखते हैं कि कोइचिरो टेबल के ऊपर एक गोली रखता है। ये करकड़ी आगे वो हमने डस्टर के मदद से वो उस गोली को फोड़ देता है, और इस वजह से तो यहाँ पर पूरी क्लास में काफी ज्यादा धुआं हो गया था, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो धुएं के वजह से सभी स्टूडेंट कुछ ही देर में वहाँ पर ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड तो मित्सुमी एक मास्क को पहन लिया था, जहाँ पर वो कोइचिरो से कहने लग जाती है कि प्लीज आप ये सब करना बंद करो बड़े भाई। और यहाँ पर असानो भी ये धुएं से बेहोश हो गया था, और आगे कोइचिरो भी काफी सारा चौक के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि असानो अपने गन के मदद से वो सभी चौक को तोड़ देता है। और ये देखकर तो यहाँ पर मित्सुमी को ऐसा लग रहा था कि असानो अभी भी जाग रहा है, लेकिन तभी अचानक से उसको पता चलता है कि असल में यहाँ पर तो असानो सो रहा था। और आगे कोइचिरो दोबारा से उसके ऊपर काफी सारा चौक से अटैक कर देता है। लेकिन दूसरी साइड असानो भी थोड़ी ना कम था, वो अपने पार के मदद से एक एक करके उसका सभी चौक से बच जाता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। और ये देखकर तो यहाँ पर मित्सुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर असानो नींद में चल रहा होता है, और उसको ऐसा चलता हुआ देखकर तो यहाँ पर सिंजो काफी ज्यादा डर गया था। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर असानो एक स्पाई का बुक पढ़ रहा था, जहाँ पर उसको ये पता चलता है कि 90% स्पाई की मैरिज इसलिए टूटती है क्योंकि वो लोग कुछ ही सालों में डाइवोर्स ले लेते हैं। और तभी अचानक से वो देखता है कि असानो को सेजी का कॉल आता है, और यहाँ पर तो वो उसको एक मिशन के लिए बुला रहा था, जिस सुनकर आगे असानो भी अपना मिशन के लिए निकल पड़ता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर असानो एक अम्यूजमेंट पार्क पर था, जहाँ पर सेजी उसको कॉल पे बताने लग जाता है कि एक कपल इस जगह के अंदर गैर कानूनी हथियार लेकर घूम रहे हैं, जो सुनकर आगे असानो पूछने लग जाता है कि आखिरकार वो दोनों दिखते कैसे हैं। लेकिन यहाँ पर तो सेजी को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और आगे जब भी असानो चारों तरफ देखता है उस जगह पर तो काफी सारे कपल थे, और वो तो यहाँ पर अकेला था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि एक लड़की उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आती है, और वो लड़की तो और कोई नहीं बल्कि मित्सुमी थी, जो देखकर यहाँ पर असानो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और आगे मित्सुमी कहने लग जाती है कि मैं सेजी से बात कर ली है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ मिशन पे रह सकती हूँ। ये बताकर ही आगे वो असानो को ड्रिंक पीने के लिए कहती है, और उसका ये बात को सुनकर आगे असानो हमने मन में कहने लग जाता है कि मैं ये मौके का काफी अच्छी तरीके से फायदा उठा सकता हूँ, और मैं वो कपल को ढूंढते ढूंढते मित्सुमी के साथ टाइम स्पेंड भी कर सकता हूँ। और आगे वो दोनों एक कपल के पीछे जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों रोलर कोस्टर के पास जा रहे थे, और इसी वजह से आगे वो दोनों भी उसके अंदर बैठ जाते हैं। और इस राइड को तो यहाँ पर सारे लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन दूसरे हम लोग असानो को देखते हैं, जो कि आराम से सो रहा होता है, और आगे असानो इस वजह से उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाता है, जिस पर मित्सुमी कहती है कि वो देखो सामने, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो दो कपल बैठे हुए थे। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो लड़के को असल में रोलर कोस्टर से काफी ज्यादा डर लगता है, और इसी वजह से आगे वो लड़की उसको एक ड्रिंक देती है। और यहाँ पर ड्रिंक लेते हुए तो यहाँ पर उन दोनों का हाथ टच हो गया था, और इसी वजह से आगे वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं, और आगे वो दोनों एक दूसरा कपल का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से आगे उन दोनों को भी एक दूसरी राइड लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो मित्सुमी को अपने बालों की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और दूसरी साइड वो दोनों कपल ये राइड को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और आगे वो दोनों एक तीसरा कपल का पीछा करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर तो वो दोनों काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। और आगे कुछ देर बाद असानो और मित्सुमी और एक नए कपल को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट पर बैठकर कॉफी पी रहे थे। और इसी वजह से आगे असानो भी उन दोनों का बातें सुनने लग जाता है, जहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है कि मैं तुमको एक स्पेशल आइटम दिखाना चाहता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर आगे असानो भी जल्दी से अपना बंदूक को निकाल लेता है, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि ये कोई खतरनाक चीज होने वाली है। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि वो लड़का अपने जेब से एक रिंग को निकालता है और उसको प्रपोज कर देता है। और उसका ऐसा करते हुए देखकर दूसरी वो लड़की भी मान गई थी, जो देखकर दूसरी असानो का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन तभी हमें ये पता चलता है कि असानो मित्सुमी के लिए एक रोज लिया था। और दूसरा हम लोग वही कपल को देखते हैं जो कि आपस में झगड़ रहे होते हैं, जहाँ पर वो
वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम मेरे अलावा वो लड़की को क्यों घूर रहे थे। वो बताता है कि आखिरकार मैंने कब देखा, मैं तो सुबह से तुमको ही देख रहा हूँ। और उन लोग का ये बात को सुनकर दुएसा आसानो अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार अब इन दोनों को क्या हो गया। पहले तो ये दोनों चिपक के बैठे हुए थे और आगे वो लड़का गुस्सा होकर चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है, जो देखकर आगे वो लड़की एक गन को निकाल देती है, जो देखकर वो लड़का भी एक गन को निकाल लेता है। और यहाँ पर दो गन को देखकर जल्दी से सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी वजह से आगे आसानो वो गोलियों से बचने के लिए एक टेबल के नीचे छुप जाता है। और यहाँ पर तो डर के मारे एक छोटा बच्चा नीचे बैठा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से कुछ गोली आसानो का वो रोज के ऊपर लग जाता है। और ये देखकर तो यहाँ पर आसानो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। और इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रिक गन को निकालकर उन दोनों के ऊपर शूट कर देता है। और इसी वजह से आगे उन दोनों को काफी ज्यादा बिजली के झटके लगते हैं। और आगे कुछ ही देर के बाद उस जगह पर पुलिस भी आ जाती है, जहाँ पर सभी पुलिस मिलकर वो दोनों कपल को पकड़ लेते हैं। जहाँ पर सेजी उससे कहने लग जाता है कि आज तुमने काफी अच्छा एक काम किया। और दूसरा जब भी कोई चीज को ये पता चलता है कि सेजी ने आसानो और मिसुमी को अम्यूजमेंट पार्क पर भेजा है, वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आसानो और मिसुमी एक जगह पर बैठे होते हैं। और तभी अचानक से आसानो अपने जेब से वही गुलाब को निकालता है जिसमें की गोलियां लगे हुए थे, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मैंने ये चीज तुम्हारे लिए लिया था और मैंने असल में तुमको घुमाना चाहता था और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, क्योंकि तुम हमेशा से ही मेरे लिए काफी कुछ करते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। और आसानो का ये सारा कुछ बातें सुनकर तो दुएसा मिसुमी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतना ज्यादा रोमांटिक हो गए। ये कहकर ही आगे वो उसका फूल को ले लेती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि ये फूल के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसका ये बात को सुनकर आगे आसानो भी काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की अपने कंप्यूटर पे कुछ कर रही होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की असल में एक हैकर है। और दूसरा हम लोग सियोन को देखते हैं, जो कि अपना काम खत्म कर चुकी है और काफी घंटे लगातार काम करने के बाद वो अब फाइनली सो सकता है। लेकिन जब भी वो अपना आंखें को बंद करता है, अचानक से एक सायरन बजने लग जाता है, जिस वजह से आगे वो जल्दी से जाग जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि कोई उसका सिस्टम से छेड़खानी कर रहा है। ये देखकर आगे वो अपना कंट्रोलर को उठा लेती है और उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमको क्या लगता है कि ये इतना ज्यादा आसान होगा। और दूसरा हम लोग वही लड़की को देखते हैं जिसकी मेन स्क्रीन पर बार बार एरर आने लग जाता है, और उसका ये बात को सुनकर आगे वो अपना कंप्यूटर का मेन स्विच को निकाल देती है। और दूसरा सियोन अपने कंप्यूटर के अंदर उसको पकड़ने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से वो उड़ जाता है। और ये करकड़ी आगे वो दोबारा से अपने कंप्यूटर को ऑन करती है, और तभी अचानक से उसके सामने आसानो की काफी सारे इमेजेस आ जाती है। और दूसरा हम लोग आसानो और मिसुमी को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल जा रहे थे। और तभी अचानक से उसके पास सियोन आती है, जिसका हालत काफी ज्यादा खराब थी। और आगे मिसुमी के पूछने पर वो उसको बताने लग जाती है कि असल में कल किसी ने हमारा कंप्यूटर को हैक कर लिया था और उसने बस आसानो का पर्सनल डेटा ही चुराया है, लेकिन तुम लोग को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरा तो ये सारा बातें सुनने के बाद आसानो काफी ज्यादा परेशान था, और आगे वो दोनों स्कूल जाते हुए इसी टॉपिक के ऊपर बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है, क्योंकि कोई उसके ऊपर सुई से अटैक कर रहा था। और इसी वजह से आगे आसानो मिसुमी को लेकर दूसरे रास्ते से स्कूल जाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर तो वो लड़की उन लोग का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी, और इसी वजह से आगे आसानो एक गली के अंदर जाकर अपना गन को निकाल लेता है। लेकिन तभी वो ये देखता है कि उसके सामने तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक से ऊपर से आसानो के ऊपर एक लड़की अटैक कर देती है, जो देखकर आगे आसानो भी उसके ऊपर अटैक करके उसको दूर धकेल देता है। जहाँ पर आसानो उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम कौन हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, इसी वजह से प्लीज मर जाओ। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर आसानो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और आगे मिसुमी उसको बताने लग जाती है कि इसका नाम असल में आयका है और ये भी एक स्पाई है, और जब ये लड़की किसी को पसंद करती है वो उसका पीछा करती है, जहाँ पर वो उसको अपने निडल के मदद से वहाँ पर ही खत्म कर देती है। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर आसानो का फट के 64 हो गया था, क्योंकि ये लड़की अब आसानो को काफी ज्यादा पसंद करती है। जहाँ पर वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि मैंने जब तुमको पहली बार देखा था मुझे तुमसे प्यार हो गया, और देखो तुमको पकड़ने का 1 लाख रुपए इनाम है, और इसी वजह से काफी सारे लोग तुमको मारने के लिए तुमको ढूंढ रहे हैं। ये कहकर ये आगे आया का हमने नीडल को ऊपर फेंकती है, जिस वजह से तभी अचानक से ऊपर से एक बंदा नीचे गिरता है, और ये बंदा तो असल में यहाँ पर आसानो को मारने के लिए आया था। जहाँ पर आयका उससे कहने लग जाती है कि कुछ बचाए मैं तुमको अपना बना कर ही रहूंगी, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा काबिलियत है, और तुम अपने मिशन के दौरान किसी भी पौधे पर पैर नहीं रखते, और इसी के साथ साथ तुम बिल्डिंग को भी रिपेयर करते हो, और अगर तुमको किसी मिशन के लिए ट्रेन की राइड लेनी पड़ी तो तुम उसका टिकट भी काटते हो। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे आसानो उससे कहने लग जाता है कि असल में मेरी शादी मिसुमी से हो गई है, इसी वजह से मैं इतना जल्दी नहीं मर सकता। और उसका ये बात को सुनकर
तो दूसरा आया का काफी ज्यादा उदास हो गई थी। जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि अगर मैं कोई चीजों से वादा नहीं करता तो मैं ये लड़कियों को कब का खत्म कर देती। और आगे हमें पता चलता है कि असल में आयका ने कोई चीजों से बातें कर ली थी। और ये जानने के बाद दूसरा वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ वो कोई चीजों से ये बात की भी परमिशन ले ली थी कि वो असानो का पर्सनल डाटा हैक कर सकती है। और ये सुनने के बाद उन दोनों को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और आगे आयका उन दोनों के ऊपर अपना नीडल से अटैक करती है, जिस वजह से काफी सारे नीडल उसके रास्ते में फैल जाती है। और आगे वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे। और आगे हमें पता चलता है कि वो लड़की तो असल में असानो के स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आई थी, जहाँ पर वो सीधा असानो के पास बैठने के लिए जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से वो गिरने का नाटक करती है और इस चीज का फायदा उठाकर आगे वो अपने नीडल से उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन यहाँ पर तो असानो बाल बाल बच गया था। और आगे हम लोग देखते हैं कि जब भी असानो अपना लंच ब्रेक कंप्लीट करने के बाद दोबारा अपने सीट में आकर बैठने वाला होता है, वो ये देखता है कि उसके सीट के ऊपर तो काफी सारे सुई थे। और आगे जब भी वो एक बॉल के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था उसमें तो काफी सारा सुई लगे हुए थे। और क्लासरूम के अंदर भी आया उसके ऊपर काफी सारा नीडल से अटैक करती है। लेकिन यहाँ पर असानो भी थोड़ी ना कम था, वो उसका सारा अटैक को रोक लेता है। और आगे जब भी मित्सुमी और असानो एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तभी अचानक से आया काफी सारे नीडल से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसे सुनकर आगे असानो भी काफी इजीली उसका अटैक को डॉच कर लेता है। और आगे हम लोग दोबारा असानो को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर तो वो बुक चारों तरफ से नीडल से घिरी होती है, जहाँ पर आया उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है और आखिरकार तुम मेरा पैर को अपना क्यों नहीं रहे हो। लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद भी आया यहाँ पर नहीं मानती, जहाँ पर वो जल्दी से अपने नीडल डॉल का इस्तेमाल करती है। और इसके वजह से तो वो यहाँ पर सभी स्टूडेंट को एक साथ कंट्रोल कर सकता था, जहाँ पर वो इन सभी स्टूडेंट को असानो को पकड़ने का ऑर्डर देती है। और उसका ये बात को सुनकर आगे सभी असानो को पकड़ने लगते हैं। और सभी को ऐसा करते हुए देखकर आगे असानो जल्दी से वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन कुछ ही देर में तभी अचानक से सारे उसको पकड़ लेते हैं, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम बस मेरे हो असानो। लेकिन तभी उस जहाँ पर मित्सुमी आकर उससे कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम ये सब करना बंद करो। और तभी अचानक से पीछे से एक बंदा आता है जो कि यहाँ पर आयका को खत्म करने के लिए आया था। और आगे जब भी वो आयका के ऊपर शूट करता है ठीक टाइम पे मित्सुमी उसको बचा लेती है। और आगे असानो अपना गन का इस्तेमाल करके वो बंदे को खिड़की से नीचे गिरा देता है। और आगे आयका उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर तो उसको मित्सुमी एक परी की तरह लग रही थी और इसी वजह से उसी टाइम पे उसको मित्सुमी से प्यार हो जाता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि काफी देर से तो यहाँ पर आयका मित्सुमी से चिपकी हुई थी, जो देखकर आगे मित्सुमी भी उसको अपना आइसक्रीम खिलाने लग जाती है। जहाँ पर वो आइसक्रीम खाते हुए उसको बताने लग जाती है कि मैं असानो से इतना ही ज्यादा प्यार करती हूँ जिससे कि मैं उसको खत्म करना चाहती हूँ। लेकिन दूसरे मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ जिस वजह से मैं पूरा लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और तभी अचानक से असानो को सियोन का फोन कॉल आता है। और आगे हम लोग उन दोनों को सियोन के कमरे में देखते हैं। और यहाँ पर तो आज असानो उसके साथ एक नया गेम खेलने वाला था, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये गेम तो असल में सियोन ने बनाया था। जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि सियोन को गेम खेलने का काफी ज्यादा शौक है और पिछले ही हफ्ते शिंजो ने इसके साथ 5 दिनों तक गेम खेली थी। और इतने दिनों से गेम खेलने की वजह से वो तो वहाँ पर ही बेहोश हो गया था। लेकिन देखो आज मैंने तुम्हारे लिए सारा कुछ तैयारी करके रखा है। और आगे उन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर गेम काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उन्हें दुश्मन को मारना है। और उनका जो दुश्मन है वो बिल्कुल कोइचिरो की तरह है। और ये गेम के कोइचिरो को तो हराना काफी ज्यादा आसान है। और इसी वजह से आगे असानो एक लात मार कर ही उसको काफी इजीली हरा देता है। और दूसरा सियोन भी सभी दुश्मनों का सामना कर रही होती है। और अब बारी आता है बॉस से टक्कर लेने की। और ये बॉस तो असल में एक ट्रेन था, जिसको कि हराने के लिए बार बार उसको एक बटन को दबाना होता है। और इसी वजह से आगे असानो भी बार बार वो बटन को दबाने लग जाता है। और इसी वजह से आगे वो दोनों काफी मुश्किल के बाद फाइनली वो दोनों वो बॉस मास्टर को हरा देते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम लोग एक न्यूज देखते हैं, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एक ट्रेन अचानक से चलते चलते बीच में रुक गई। और यहाँ पर तो किसी को भी इसका रीजन समझ नहीं आ रहा था। और ये सारा कुछ तो असल में सियोन ने किया था, जो कि वो ट्रेन का सिस्टम को हैक कर लिया था। और इसी तरीके से आगे सियोन अपना मिशन को कंप्लीट करने लग जाती है। और तभी हमें ये पता चलता है कि सियोन ने असल में असानो को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि उन दोनों को यहाँ पर काफी बड़े एक दुश्मन को रोकना है। और अगर वो दोनों ये नहीं कर पाएंगे तो ये हेलीकॉप्टर एक जगह पर जाकर फट जाएगा। जिसके बाद आगे इन दोनों की गेम स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सियोन बताने लग जाती है कि असल में हमें ये ड्रैगन को यहाँ पर आने के लिए रोकना है। लेकिन यहाँ पर तो वो ड्रैगन के साथ काफी छोटे छोटे कोइचिरो थे। और आगे वो असानो को एक आइटम देती है, जिस वजह से वो एक बार मरने के बाद भी दोबारा जिंदा हो सकता है, जो देखकर आगे असानो भी उस चीज को लेकर जल्दी से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। जहाँ पर वो दोनों ही काफी मेहनत करके एक एक करके सभी कोइचिरो को खत्म कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी साइड तो यहाँ पर असानो को ये गेम खेलने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जहाँ पर वो अपने अवतार को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता। और इसी वजह से आगे उसका अवतार
अवतार एक दीवार के पास आ जाता है और तभी सियोन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि असानो का अवतार दीवार के आर पार जा सकता है और बार बार दीवारों के आर पार जाने की वजह से असानो का अवतार चेंज हो जाता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि गेम के अंदर यहाँ पर काफी सारे ग्लिचेस हो गए थे, जिस वजह से यहाँ पर असानो काफी आराम से आगे बढ़ रहा होता है और इसी वजह से यहाँ पर सियोन उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी मिसुमी ये कहने लग जाती है कि ये ड्रैगन तुम्हारे पास आ रहा है और उसका ये बात को सुनकर आगे सियोन अपना जलवा दिखाती है, जहाँ पर वो उस ड्रैगन के अटैक से बचती है उसके पास जा रहा होता है, जहाँ पर वो उसके सर पर एक जोरदार अटैक करती है और इसी वजह से तो वो ड्रैगन यहाँ पर धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा था, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि असल में ये ड्रैगन एक हेलीकॉप्टर था। और तभी असानो उसके पास आ जाता है, जहाँ पर उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों ये मैच जीत चुके हैं, लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है कि उनके पीछे तो यहाँ पर काफी बड़ी एक आर्मी थी। और ये देखकर यहाँ पर सियोन भी हद से ज्यादा हैरान हो जाती है और ये तो असल में दुश्मनों का एक ट्रम्प कार्ड होता है। सियोन कहती है कि हम लोग चाहकर भी इन सब का मुकाबला एक साथ नहीं कर सकते। असानो कहता है कि नहीं, हम लोग अभी भी ये कर सकते हैं। ये बताकर ही आगे वो दोनों वो ड्रैगन के ऊपर बैठकर एक एक करके सबको खत्म करने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक ही बार में काफी सारे ड्रैगन का सफाया कर देते हैं। और रियलिटी पे तो वो सभी लोग यहाँ पर काफी सारे ड्रोन के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहाँ पर सियोन असानो का काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर असानो काफी जल्दी जल्दी करके सभी को खत्म करे जा रहा था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये सभी ड्रोन आगे जाने वाले होते हैं और तभी अचानक से उस जगह पर आयाको का एक अवतार आता है और ये देखकर तो यहाँ पर असानो समझ गया था कि वो असल में आयाको है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये दोबारा से असानो के फोटो चुराने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पर तो उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसका अवतार यहाँ पर क्या कर रहा है, जहाँ पर वो जल्दी से सभी दुश्मनों के ऊपर हमला नीडल से अटैक कर देती है, जिस वजह से एक एक करके काफी आसानी से वो सभी हार जाते हैं। और दूसरा असानो का अवतार भी दोबारा नॉर्मल हो गया था, जहाँ पर वो उस ड्रैगन के मदद से एक एक करके वो सभी के सभी ड्रोन को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और रियलिटी पे तो वो हेलीकॉप्टर ने एक एक करके सभी ड्रोन को वहाँ पर ही खत्म कर दिया था। और ये गेम कंप्लीट होने के बाद तो यहाँ पर असानो काफी ज्यादा थक गया था और आगे सियोन आयाका को एक मैसेज भेजकर उसको बताने लग जाती है कि तुमने काफी बढ़िया काम किया। और तभी इतनी देर में उसके पूरा कंप्यूटर स्क्रीन एरर से भर जाते हैं और ये देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और आगे सियोन उससे कहने लग जाती है कि आज तुम्हारी ये आइडिया के वजह से हम लोग फाइनली जीत पाए। और आगे जैसे ही असानो चॉकलेट खाता है वो कहने लग जाती है कि तुम हर बार ग्लिचेस का इस्तेमाल करके इस गेम पे जीत नहीं सकते और इसी वजह से मैं तब तक तुमको ये रूम से बाहर जाने नहीं दूंगी जब तक तुम ये सभी गेम को कंप्लीट ना कर दो। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर असानो काफी ज्यादा घबरा गया था। और दूसरे हम लोग मिसुमी को देखते हैं जो कि उसके लिए एनर्जी ड्रिंक पकड़कर खड़ी हुई थी। और आगे हमें पता चलता है कि असानो का ये गेम प्ले लगातार 3 दिनों तक चलता है और इसी वजह से तो यहाँ पर असानो का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जगह पर 2 बंदे के लाश पड़े हुए थे, जहाँ पर एक बंदा कहने लग जाता है कि जो यूजाकुरा फैमिली का दामाद है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, जिस पर वो दूसरा बंदा कहता है कि मेरे लिए मेरा बस मिशन ही मायने रखता है। फिर आगे हमें यूजाकुरा फैमिली का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर ननाओ असानो से कहने लग जाता है कि आज मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, इसी वजह से क्या तुम मुझे आज लेने के लिए आ सकते हो। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और यहाँ पर तो असानो ने 500 किलो का वेट उठाया हुआ था। और दूसरा हम लोग ननाओ को देखते हैं जो कि एक ऐसे लैब के अंदर होता है और उस जगह पर तो काफी सारे लोग बायो वेपन बना रहे थे और यहाँ पर तो उन सभी का काम ये था कि एक वेपन को न्यूट्रलाइज करना। और आगे काफी ढूंढने के बाद फाइनली उसको वो वेपन मिल जाता है और ये वेपन तो असल में एक कैप्सूल था और जब भी ये वेपन फटेगा वो वेपन के 10 मीटर में जितने भी लोग रहेंगे वो लोग वहाँ पर ही मारे जाएंगे। और इसी वजह से ननाओ कहने लग जाता है कि ऐसे चीज को बाहर रखना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है और इसी वजह से आगे वो जल्दी से उस चीज को खा लेता है। और ये सुनकर तो यहाँ पर असानो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उसको बताने लग जाता है कि असल में मेरा बॉडी किसी भी वेपन को डिटॉक्सिफाई कर सकती है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये करने के चक्कर में मुझे काफी ज्यादा नींद आ रहा है। और इसी वजह से आगे असानो उसको लेने के लिए अपना स्पाई वाला कपड़े को पहन लेता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असानो जल्दी से वो लैब के अंदर चला जाता है, लेकिन आगे जब भी वो आगे बढ़ता है उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो सभी गार्ड वहाँ पर ही बेहोश पड़े हुए हैं। और यहाँ पर तो असानो को ये लग रहा था कि ये सारा का सारा चीजें ननाओ ने किया है। और तभी अचानक से एक बंदा पीछे से उसके ऊपर फायर करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर एक बंदा आकर उसको बचा लेता है, जहाँ पर उनमें से एक बंदा उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम यहाँ पर मिशन के लिए आए हो असानो। लेकिन वहाँ पर तो वो दूसरा बंदा असानो को पहचान नहीं पा रहा था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार असानो कहाँ पर है। और यहाँ पर तो वो बंदा असानो को ध्यान से देख नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पर उसका चश्मा सर के ऊपर होता है। और आगे वो बंदा जाकर असानो को अपना काट देता है और ये देखकर तो यहाँ पर असानो को पता चल गया था कि ये दोनों भी असल में एक स्पाई है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये दोनों असल
असल में ये लैब को उड़ाने के लिए आए हैं, जहाँ पर उन दोनों का नाम असल में सुई और ओगा होता है। और इसी वजह से आगे वो दोनों अपने मिशन के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। और ये देखकर ओगा कहने लग जाता है कि तुम भी हमारे साथ चलो ना। और आगे वो दोनों एक एक करके सामने आने वाला हर एक बंदे को खत्म करने लग जाते हैं। और यहाँ पर तो असानो भी उनका हेल्प कर रहा था। और यहाँ पर असानो का ये फाइटिंग स्किल को देखकर तो ओगा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन दूसरी साइड तो सुई सिग्मा की तरह उसको हर बार इग्नोर मारता जा रहा था। और आगे जाने के बाद वो तीनों एक गेट के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर उन तीनों को फाइनली ननाओ मिल जाता है, जो कि आराम से सो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से ओगा ननाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ठीक टाइम पे असानो जाकर उसको बचा लेता है, जहाँ पर ओगा ननाओ को यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों का मिशन ननाओ को खत्म करना था। सुई कहता है कि इसने असल में वो वेपन को निगल लिया है और इसी वजह से ये हमारे लिए काफी बड़ा एक खतरा है, और इसी वजह से कुछ हो जाए हमें ये लैब के साथ साथ इसको भी खत्म करना होगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे असानो उसको बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, जो देखकर आगे सुई अपने पार की मदद से काफी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि एक स्पाई को हमने इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। और यहाँ पर तो सुई के हमले से असानो का वेपन टूट गया था और आगे कुछ ही देर में असानो जमीन पर गिर जाता है, जहाँ पर सुई कहने लग जाता है कि क्या युजाकुरा फैमिली के मेंबर बस इतना ही कर सकता है। और ये कहकर आगे सुई अपना तलवार को निकालने लग जाता है ननाओ को खत्म करने के लिए। और ये देखकर आगे असानो उठकर कहने लग जाता है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो उसका बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता, जहाँ पर वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन आगे वो उसको खत्म करे इससे पहले ही नाना उठकर कहने लग जाता है कि मैंने ये वेपन को काफी पहले डिस्ट्रॉय कर लिया है, ये देखो इसका सबूत। और ये देख करते यहाँ पर भी उस पर यकीन कर लिया था। और आगे वो लोग जल्दी से उन लोग को बाय कहते हुए यहाँ से निकल लेते हैं। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई चीरों ने असानो को काफी बुरी तरीके से बात कर रखा था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि क्या तुमको पता भी है आखिरकार तुमको मैंने इस तरीके से बात कर क्यों रखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कल तुम्हें गवर्नमेंट स्पाई से हार गए और ये हमारे फैमिली के लिए काफी शर्मिंदगी की बात है, और तुम्हारे हार जाने के वजह से सोशल मीडिया पर हमारे फैमिली का नाम खराब हो रहा है, और तुम्हारे ऐसा कोई हरकत के वजह से यहाँ पर ननाओ भी मारा जा सकता था। इसी वजह से मैं आज तुमको यहाँ पर ही खत्म करने वाला हूँ। ये कहकर आगे वो उसको कुछ करे इससे पहले ननाओ और मिसुमी आकर अपने बड़े भाई को काफी जोर से मारता है। और यहाँ पर मिसुमी को इतना गुस्सा दिखकर तो कोइचिरो भी थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन आगे वो लोग कुछ करे इससे पहले असानो कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ मेरे वजह से हो रहा है, और मेरे वजह से कल ननाओ का जान मरते मरते बचा है, और इसी के साथ साथ मैंने युजाकुरा फैमिली का नाम भी पूरी तरीके से खराब कर दिया है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर ननाओ उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज तुम ऐसा मत सोचो, मैं अभी तक तुम्हारे वजह से ही जिंदा हूँ। और तभी इतने में युजा पर कोइचिरो उसको गोल घुमाते हुए कहने लग जाता है कि कुछ ही हो जाए हमारा फैमिली इतना आसानी से हार नहीं मान सकता, और अगर तुम अपना फैमिली का नाम दोबारा रोशन करना चाहते हो तो तुमको इससे पहले सबसे पहले वो स्पाई को हरा कर आना पड़ेगा। फिर अगली सीन में हम लोग को एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो इतना बड़ा सीट पर एक बंदा अपना पैर फैलाकर बैठा हुआ था। उसका ये सब हरकत को देखकर जब भी सुई उसको हटने के लिए कहता है, यहाँ पर तो वो लड़का उससे कुछ ज्यादा ही जवान लड़ा रहा था। इसी वजह से आगे गुस्से में आकर सुई भी उसका कपड़े को अपने शॉर्ट के मदद से फाड़ देता है। उसका ये सब हरकत की वजह से तो दूसरे साथ वो बंदे का नाम भी पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गया था। और आगे जब भी सुई साइड में जाकर खड़ा होता है, यहाँ पर तो उसके साथ असानो भी था, और असानो को यहाँ पर देखकर सुई उससे पूछने लग जाता है कि बताओ आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, क्या तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आए हो। वो बताता है कि नहीं, मैं असल में यहाँ पर अपना इज्जत वापस लेने के लिए आया हूँ, और वैसे भी तुमने उस दिन मुझसे ये कहा था कि मेरे अंदर कोई भी खास चीज नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास रहकर ही हमेशा ही तुमसे काम सीखूंगा। उसका ये बात को सुनकर सुई एटीट्यूड दिखाते हुए कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारा बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसी वजह से तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम कभी भी मेरा स्पीड को मैच नहीं कर सकते। और आगे जब भी ट्रेन रुकता है वो काफी स्पीड से ट्रेन से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो असल में उसका फैमिली का एक हिडन टेक्निक है, जिसके मदद से वो कभी भी किसी भी टाइम पर साइलेंट मूव को कर सकता है। और यहाँ पर तो सुई इतना स्पीड से भागा था, हमारा असानो तो उसको देख ही नहीं पाया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना दिमाग लगाते हुए काफी जल्दी जल्दी उसके पीछे आने लगता है। और आगे जब भी सुई को इसके बारे में पता चलता है, वो हमने शॉर्ट के मदद से उसका कपड़े को फाड़ देता है। कड़ी तो वो तुरंत ही काफी स्पीड के मदद से वहाँ से भाग गया था, और असानो का कपड़ा फटा हुआ देखकर तभी उस जगह पर कुछ पुलिस वाले आकर उसको पकड़ लेते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और जब भी सुई और ओगा एक मिशन पर होते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो असानो भी उन लोग के पीछा करते हुए इस जगह पर आ गया था, लेकिन
तभी अचानक से सुई दोबारा से उसका कपड़े को पूरी तरीके से फाड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर खाना को खा रहा था, लेकिन यहाँ पर भी तो असानो उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया था। जब भी सुई को इसके बारे में पता चलता है वो दोबारा हमने शॉट के मदद से उसका कपड़े को फाड़ देता है। और आगे सुई और ओगा जब भी कुछ बंदों से फाइट कर रहे होते हैं तभी असानो आकर उन लोगों का मदद करता है और उसका इतना खतरनाक टेक्निक को देख कर यहाँ पर ओगा भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन तभी अचानक से दोबारा सुई उसका सारा कपड़े को फाड़ देता है, लेकिन इस बार तो असानो उसका हमले से थोड़ा सा बच गया था। ये देखकर यहाँ पर ओगा भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और आगे जब भी वो उसको शाबाशी देने के लिए जा रहा होता है तभी इतने में सुई असानो के साथ साथ ओगा का भी कपड़े फाड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग ननाओ को देखते हैं और यहाँ पर तो वो कोई चीरों से असानो के बारे में पूछ रहा था, लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई चीरो असानो को नीचे लेटा कर उसके ऊपर गोभी काट रहा था, लेकिन तभी ननाओ कोई चीरो को धक्का देकर उसको बचा लेता है। जहाँ पर असानो कहने लग जाता है कि मुझे मेहनत करने की काफी ज्यादा जरूरत है और वैसे ही मैं अभी सुई के मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ, इसी वजह से मुझे आज से हद से ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर ननाओ कहने लग जाता है कि दूसरे क्या कहते हैं इससे तुमको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो तुम मेरे लिए काफी ज्यादा कूल हो। लेकिन तभी बीच में कोई चीरो आकर कहने लग जाता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, और वैसे भी इसको सुई के साथ फाइट करते करते हर टाइम नंगा होने का आदत पड़ गया है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर ननाओ भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जिस वजह से वो उसको एक मुक्का लगाकर साइड में कर देता है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सुई कब्रिस्तान में एक पत्थर को साफ कर रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में ये चीज हर दिन करता है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर असानो आ जाता है, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये किसका कब्र है। और असानो को यहाँ पर देखकर सुई काफी गुस्से में उससे कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे हराने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन किसी भी कीमत में तुम मुझे हरा नहीं पाओगे और आज मैं यहाँ पर सारा कुछ खत्म कर दूंगा। ये क्या करी तो वो यहाँ पर असानो के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। और आगे जब भी सुई उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है यहाँ पर तो असानो काफी मुश्किल से उसका अटैक को रोक लिया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो असानो का बॉडी को पहले से ही पता चल गया था कि आखिरकार वो कब अटैक करने वाला है। जहाँ पर असानो उसको रोकते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि भले मैं सुई को हरा ना पाऊं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसके साथ फाइट करूंगा। ये सोचकर ही आगे असानो सुई को उठाकर आसमान में फेंक देता है, लेकिन यहाँ पर भी सुई थोड़ी ना कम था, वो जल्दी से अपना फाइनल अटैक उसके ऊपर करता है, जो करने के बाद आगे वो उससे कहने लग जाता है कि अब मुझे समझ आया कि उजाकुरा फैमिली ने तुमको अपने फैमिली में क्यों लिया। ये कहकर आगे वो असानो का मलम पट्टी भी कर देता है। और तभी इतने में उस जगह पर ओगा आकर कहने लग जाता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि असानो ने तुम्हारा अटैक को काफी इजीली डॉज कर लिया। ये कहता है कि इसने मेरा अटैक को डॉज नहीं किया, बल्कि हर बार अटैक देखने की वजह से उसको मेरा पैटर्न के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये बताकर वो जल्दी से चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और आगे हमें पता चलता है कि सभी लोग तो कुछ टाइम बाद उसका आर्टिकल को भूल गए थे, जब हर बार सुई असानो को नंगा करता था, लेकिन इस चक्कर में तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो गया था। और वो यहाँ पर किस लिए फेमस हुआ है आप लोग ऐसा कुछ देख के पता लगा ही सकते हो। साला बेचारे का लक ही खराब है, इस फैमिली से जुड़ने के बाद उसका हालात ऐसा हो गया। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो असानो को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको यहाँ पर एक सेक्सी लड़की जो मिल गया है। फिर अगली सीन में हम लोग को एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर तो एक जोकर जैसा दिखने वाला बंदा परफॉर्म कर रहा था। और तभी हम लोग दूसरा कुछ बंदों को देखते हैं जो कि उसको मॉनिटर कर रहे थे, जहाँ पर एक बंदा कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, हम इस मिशन पे दोबारा फेल हो गए। उसका ये बात को सुनकर वो लड़की कहने लग जाती है अगर ऐसी बात है तो मुझे मेरे बैकअप वाला प्लान को अपनाना पड़ेगा। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो असानो का फोटो भी लगा हुआ था। फिर अगली सीन में हम लोग मिसुमी को देखते हैं जो कि असानो से एक चीज के लिए हेल्प मांगती है। उसका ये बात को सुनकर तो आगे असानो भी एक काफी बड़ा बैग को उठाकर उसके साथ एक जगह पर जा रहा था। और तभी अचानक से असानो का नजर एक फैमिली के ऊपर पड़ता है, जहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और आगे कुछ ही देर में वो लोग सुई के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर सुई को देखकर तो असानो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो मिसुमी सुई को काफी पहले से ही जानती है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ काफी बार काम भी कर चुके हैं। जहाँ पर मिसुमी उससे कहने लग जाती है कि तुमने असानो और ननाओ के साथ जो कुछ भी किया है इसके लिए मैं काफी ज्यादा नाराज हूँ। लेकिन सुई तो यहाँ पर एक सिग्मा है, वो उसको इग्नोर मारते हुए कहने लग जाता है कि जल्दी से मेरे साथ चलो, लीडर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और आगे वो तीनों जल्दी से एक कैफे के अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद सुई जल्दी से एक बंदे को कोड बताता है, अंडी मंडी संडी, जो गेट ना खोले उसकी माँ। समझ रहे हो?
उसका ये कोड को सुनकर तभी अचानक से वो सामने वाला बंदा काफी सारा बटन को दबाता है। उसका ये सा कुछ बटन को दबाने की वजह से जो नीचे वाला एक गेट भी खुल गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इस वजह से तो वो तीनों ही उड़ते हुए नीचे गिरने लग गए थे। और वहाँ पर तो सुई एक जेंटलमैन की तरह मिसुमी को पकड़ लिया था, लेकिन दूसरा असानो अकेला था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तीनों तो यहाँ पर काफी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे थे और यही तो असल में गवर्नमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो का बेस था। और नीचे जाने के लिए तो अभी भी काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ था। इसी वजह से आगे सुई उसको एक कॉफी देता है और सुई को मिसुमी को इस तरीके से पकड़ता हुआ देखकर हमारा एमसी उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मिसुमी को इस तरीके से पकड़ने की। वो कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक है, तुम्हें भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा और अगर तुम यहाँ पर अपना ख्याल नहीं रखोगे तो तुम यहाँ पर भी मारा जा सकते हो। और तभी इनमें में उन लोगों के ऊपर काफी सारा हमले होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ तो असल में सिक्योरिटी ट्रैप था और यहाँ पर तो मिसुमी को सुई बचा लिया था, लेकिन दूसरी साइड तो असानो मुसीबत में था। लेकिन इसके बावजूद भी वो जैसे तैसे करके आराम से नीचे उतर जाता है। लेकिन आगे जब भी उसके ऊपर एक काफी बड़ा आयरन बॉल आकर गिरने वाला होता है, तभी इनमें में वही लड़की आकर वो बॉल पर एक मुक्का मारती है और ये करने के साथ ही साथ तो यहाँ पर वो हमारा एमसी को बचा लिया था। जो करने के बाद आगे वो उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम जैसे इतना कमजोर लड़का मिसुमी को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो आराम से बैठकर अपना खाना को खा रहा था, जहाँ पर वो लड़की सीधा मिसुमी को हक करते हुए कहने लग जाती है कि मिसुमी तुम हमेशा की तरह आज भी काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और आगे हमें बातों बातों में पता चलता है कि असल में ये लड़की तो पहले कोइचिरो का क्लासमेट था, जहाँ पर वो इसी तरीके का हर टाइम टी पार्टी करती रहती है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की का नाम तो असल में रिन है। रिन सुनकर आप लोग ये मत समझना कि ये नारुतो वाला रिन होगा। जहाँ पर हमें पता चलता है कि रिन तो यहाँ पर कोइचिरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तो हर टाइम अपने बहन को लेकर कुछ ज्यादा टेंशन में रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मिसुमी से काफी ज्यादा प्यार करती है। जहाँ पर रिन हमेशा से ये चाहती थी कि वो फ्यूचर में चाहकर एक ऐसे लड़के से शादी करे जो कि हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर तो उसको असानो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उन लोग का ये सा कोई हरकत को देखकर असानो हमने उनमें कहने लग जाता है कि अगर रिन मिसुमी को इतना ही ज्यादा पसंद करता है तो पहले ये दोनों शादी क्यों नहीं कर लिया। और आगे वो लोग इस तरीके से एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इतने में ऊंचा पर काफी खतरनाक एक धमाका होता है और उसके अंदर से निकलता है हमारा कोइचिरो। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो कोइचिरो मिसुमी को यहाँ से लेने के लिए आया था। उसका ये बात को सुनकर रिन उससे कहने लग जाती है कि हम लोग यहाँ पर असल में एक टी पार्टी कर रहे हैं, इसी वजह से तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जिस पर कोइचिरो उसको रोस्ट मारते हुए कहने लग जाता है कि हाँ मैं ये चीज समझ सकता हूँ, लेकिन मिसुमी को एक गोरिल्ला के साथ रहना ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा एमसी भी पहली बार इस पर एग्री किया था। वो कहता है कि तुम आज पहली बार सही कह रहे हो, मैं तुम पर एग्री करता हूँ। कोइचिरो का ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रिन भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसी वजह से आगे वो दोनों झगड़ते झगड़ते एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं और उन लोग का फाइट की वजह से तो यहाँ पर ये जगह धीरे धीरे करके तबाह हुए जा रहा था। जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन लोग का फाइट की वजह से तो यहाँ पर इमरजेंसी अलार्म भी बजना स्टार्ट हो गया था और तभी हमें पता चलता है कि इन लोगों के बीच में तो हर बार फाइट होता है, जहाँ पर हमेशा इन दोनों को रोकने के लिए सुई नहीं तो मिसुमी जाता है। इसी वजह से अब की बार भी जब भी सुई उन दोनों को रोकने के लिए जाता है, उन लोग के हमले की वजह से तो यहाँ पर सुई काफी दूर जाकर गिरा था। और आगे जब भी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाले होते हैं, तभी इतने में मिसुमी आकर उन दोनों को रोक लेती है। और यहाँ पर तो वो दोनों रुक तो गए थे, लेकिन वो दोनों अपने अटैक को बिल्कुल भी रोक नहीं पाए थे। और जब भी उस यहाँ पर असानो मिसुमी को बचाने के लिए आता है, उन दोनों का इतना खतरनाक अटैक की वजह से तो उसका मुंह पूरा पिचक गया था, जिस वजह से आगे कुछ ही देर के अंदर ही वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। असानो का इतना बुरा हालत को देखकर मिसुमी उन दोनों से चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि अगर तुम दोनों ने फाइट करना बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों से कभी भी बातें नहीं करूंगी। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, जिस वजह से आगे वो दोनों जल्दी से फाइट करना बंद कर देते हैं। और आगे रिन असानो के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि मुझे असल में तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है। ये कहकर आगे वो असानो को एक नया मिशन देती है, जहाँ पर तुमको असल में एक पॉलिटिशियन को कवर करना है। और ये पॉलिटिशियन तो असल में वो जोकर वाला बंदा था, और भले वो एक पॉलिटिशियन है लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी बुरा बुरा काम करता है, जहाँ पर वो हमेशा ही अपना काम अपने 3 साथियों से करवाता है, जहाँ पर वो तीनों ही मिलकर असल में सभी बुरे कामों को करते हैं। लेकिन आज तक इसके ऊपर भी किसी को भी शक नहीं हुआ है। लेकिन कुछ टाइम पहले हमें एक छोटा सा बॉम्ब मिला था, और ये बॉम्ब के मदद से काफी ज्यादा खतरनाक विस्फोट होता है, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई भी सबूत नहीं है जिससे कि हम लोग साबित कर सके कि ये सब कुछ वही पॉलिटिशियन ने किया है। लेकिन हमारे पास एक क्लू है, हमने जिस बंदे को पकड़ा है उसने ये बताया था कि उसका बॉस असल में एक सन ग्लासेस पहनता है, जहाँ पर वो पॉलिटिशियन भी बिल्कुल सेम ग्लासेस पहन कर रखता है। लेकिन इसके मदद से तो हम लोग उसको अरेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में पता लगाओ, क्या उसने ये सब कुछ सच में किया है या फिर नहीं, और तुम ही ये मिशन को संभालोगे, क्योंकि उसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारा कुछ पहले से ही पता है। लेकिन तुम जैसे एक छोटे लड़के के ऊपर कोई भी शक नहीं कर
करने वाला। ये कहकर ही जब भी वो एक चुटकी हो जाती है। इतने में उस पर मिस सुमी और सुई मिलकर तो उसको एक लड़की बना दिया था। हमने आपको एक लड़की के आउटफिट में देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और आगे इसके बारे में पूछने पर रिन बताने लग जाती है कि असल में वो लोग एक सुंदर लड़की को हायर करने वाले हैं। और तभी हम लोग दूसरे साथ वही पॉलिटिशियन को देखते हैं जो कि एक मस्त गाने पर अपने साथियों के साथ डांस कर रहा था। और आगे वो लोग डांस करते करते एक लड़की को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा असानो था। जहाँ पर वो पॉलिटिशियन उससे कहने लग जाता है क्या से तुम भी हमारे हीरो वाले फैमिली का हिस्सा हो। और तभी हम लोग उस जगह पर कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिसको कि ये पॉलिटिशियन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसी वजह से वो लोग जल्दी से स्टेज पे चढ़कर हंगामा करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सा कुछ करने के चक्कर में तो एक काफी बड़ा सा बॉक्स एक बंदे के ऊपर गिरने वाला था। लेकिन तभी उस जगह पर वही पॉलिटिशियन जिसका नाम कुरो है वो उसको आकर बचा लेता है। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि भले ही तुम लोग को मेरे बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पर तुम लोग समझ जाओगे कि आखिरकार मेरे कहने का मतलब क्या था। तभी हम लोग ये देखते हैं कि इस चक्कर में तो यहाँ पर कुरो के माथे से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो उस बंदे से हमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर कुरो को लेने के लिए तो एक एम्बुलेंस आया था। जहाँ पर वो लोग जल्दी से कुरो को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और उसको जाते हुए देखकर तो यहाँ पर सभी लोग कुरो का नाम लेकर ही पुकार रहे थे। और तभी हम लोग दूसरे एम्बुलेंस के अंदर का सीन को देखते हैं। और यहाँ पर तो उसका साथी ने उसके माथे से वो खून को साफ कर दिया था। जहाँ पर हमें पता चलता है कि कुरो तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और ये सा कुछ असल में उसका एक प्लान का हिस्सा था। और उसका ये सा कुछ एक्टिंग की वजह से तो यहाँ पर उसका पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मैं काफी जल्दी एक काफी पावरफुल पॉलिटिशियन बनने वाला हूँ। और तभी हम लोग उस जगह पर असानो को देखते हैं जो कि काफी देर से उसके ऊपर नजर रखा हुआ था। और आगे हमें उसका ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। और वहाँ पर असानो जब भी कुछ करने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर तो वो तीनों उसको ये सा कुछ करने बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। और आगे असानो काफी ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन यहाँ पर तो उसको उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी सबूत नहीं मिला था। लेकिन इस तरीके से तो उसके साथ कुछ दिन टाइम स्पेंड करने के बाद उसको भी पता चल गया था कि कुरो तो यहाँ पर अपने रास्ते में आने वाला हर एक कांटे को हटाकर चलता है। और यहाँ पर तो कुरो अपने साथियों के साथ काफी ज्यादा क्राइम कर रहा था। लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी यहाँ पर असानो को इसके बारे में कुछ भी सबूत नहीं मिलता। और आगे जब भी वो लोग एक साथ डांस करने लगते हैं तभी अचानक से असानो नोटिस करता है ये सभी तो यहाँ पर डांस करते करते आपस में बातें कर रहे थे। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा कुछ तो असल में उन लोग का कोड लैंग्वेज था। और उन लोग का ये सा कुछ पैटर्न को देखकर तो यहाँ पर हमारा एनसी को भी समझ आ गया था कि आखिरकार उन लोग का अगला प्लान क्या है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो कुरो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ था। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो कुरो को ये प्राइम मिनिस्टर खतरा लगता है। इसी वजह से तो यहाँ पर आज कुरो उसको खत्म करने के लिए उसके पास आया था। और अगर प्राइम मिनिस्टर ही हट जाएगा तो उसके आने वाले रास्ते के सभी कांटे भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो कुरो ने असल में स्टेज के नीचे बॉम्ब लगाया था और वो तो असल में ऐसा कुछ आसपास के सभी लोगों को खत्म करने के लिए किया था। लेकिन जब भी वो एक बटन को दबाता है अंदर पर धमाका नहीं होता बल्कि बाहर पर धमाका होता है। ये देखकर तो शुरुआत में कुरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार बॉम्ब बाहर पर कैसे गया। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा असानो था। और यहाँ पर तो असानो को ऐसे लग रहा था कि उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी कुरो उसके ऊपर अपना गन तांगते हुए कहने लग जाता है कि तुमने ये काम तो सही सलामत कर लिया, लेकिन तुमको बता दो कि यहाँ पर और एक बॉम्ब है और मुझे तुम्हारे बारे में पहले से पता था। असानो ये कहकर ही वो उसको शूट कर देता है, जो करने के तुरंत ही बाद वो जल्दी से वहाँ पर धमाका करता है। करने के बाद तो यहाँ पर कुरो को ऐसा लग रहा था कि शायद ये विस्फोट की वजह से सभी लोग मारे गए होंगे। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि उसके सभी दुश्मन तो यहाँ पर एक कैंडी में खेल रहे थे। और आगे जब भी कुरो कुछ करे इससे पहले असानो खड़ा होकर कहने लग जाता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसका ये सारा कुछ बातों को सुनकर तो यहाँ पर कुरो का वो तीनों साथी भी उसके ऊपर गन तांग दिया था। लेकिन तभी अचानक से उन तीनों का बंदूक बीच से ही कट जाता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा सिग्मा सुई था। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं असल में यहाँ पर तुम सबको अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी अचानक से वो तीनों जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं और इस चक्कर में तो यहाँ पर कुरो अकेला फंस गया था। और इस वजह से तो यहाँ पर कुरो काफी ज्यादा घबरा गया था। लेकिन तभी अचानक से वो अपने बालों के अंदर से और एक नया बंदूक निकालता है। लेकिन वो कुछ करे इससे पहले सुई सीधा जाकर उसका कपड़े को फाड़ देता है। और आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुरो के धमाके की वजह से तो किसी को भी चोट नहीं लगा था। नेक्स्ट
सीन में हम लोग असानो को देखते हैं जो कि वो पॉलिटिशियन को लेकर इनके पास लेकर जा रहा था, लेकिन इस सब से तो यहाँ पर कुरो को बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ पर कुरो असानो का बंदूक को देखते हुए कहने लग जाता है कि ये यूजाकुरा फैमिली का स्पेशल वेपन है, मैंने सही कहा ना। और वैसे भी तुमने अपने फैमिली को पहले ही खो चुके हो और अब तुम यूजाकुरा फैमिली के एक नया मेंबर हो। लेकिन क्या तुमको सच में लगता है कि उस दिन तुम्हारा फैमिली का एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो लोग मारे गए? और क्या तुमको कभी कभार शक नहीं होता है कि तुम्हारा फैमिली तो मर गया लेकिन तुम आखिरकार कैसे बच गए? उसका ईसा कुछ बातों को सुनकर आगे असानो उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये क्या फालतू का बकवास करे जा रहे हो और जल्दी से बताओ आखिरकार तुम मेरे फैमिली के बारे में क्या जानते हो। कुरो बताता है कि मैं इसके बारे में तुमको ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन ये जान लो अंडरवर्ल्ड खतरनाक होने के बावजूद भी उस पर काफी सारे सच्चाइयाँ छुपी रहती है। और तभी अचानक से सुई असानो को कॉल कर ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर किडनैप हो चुका है और अभी असल में उसका लास्ट टीमिंग चल रहा है और हमने जो प्राइम मिनिस्टर को पकड़ा था वो तो असल में नकली है। लेकिन तभी हम लोग दूसरी साइड ये देखते हैं कि कुरो अपने आप को ऑटोमेटिकली छुड़ा लेता है और आगे जब भी वो अपने कान का एक ईयरिंग नीचे गिराता है इतने में उस पर काफी खतरनाक एक ब्लास्ट होता है। और तभी हम लोग दूसरी साइड ननाओ को देखते हैं जो कि अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तो कुछ ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से उसका हाथ कुछ ऐसा बन गया था। और आगे जब भी उस पर मिसुमी आती है ननाओ उसको बताने लगता है कि असानो आज पहली बार अकेला मिशन को कंप्लीट करने के लिए गया है, इसी वजह से मुझे उसका काफी ज्यादा फिक्र हो रहा है। और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर मिसुमी को भी तो असानो का काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसके लिए ढेर सारा खाना को तैयार करता है। और तभी हम लोग दूसरा केंगो को देखते हैं जो कि असानो के लिए एक नया मास्क बना रहा था, क्योंकि अगर ये मिशन के दौरान असानो को कुछ हो गया तो वो ये मास्क को पहनकर बाहर निकल सकता है। और दूसरा हम लोग सियोन को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर पर बाकी सभी दुश्मनों को निपटा रही थी। और दूसरा शिंजू को असानो का इतना ज्यादा चिंता हो रहा था, वो तो अपना डस्टबिन से बिल्कुल भी नहीं निकला था। लेकिन दूसरा फुतावा और कोइचिरो तो एक साथ मिलकर काफी आराम से अपना चाय को एंजॉय कर रहे थे। और दूसरा हम लोग वही विस्फोट का सीन को देखते हैं और यहाँ पर विस्फोट होने के बावजूद भी असानो और डाइवार बिल्कुल सही सलामत थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो असानो अभी भी कुरो का ही बातों को याद करे जा रहा था और वो ऐसा कुछ सोच ही रहा होता है। तभी अचानक से उसको सुई का कॉल आता है और यहाँ पर तो सुई असल में उससे हालचाल पूछने के लिए ये कॉल को किया था, जहाँ पर असानो उसको बता देता है कि मैं और डाइवार बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन कुरो यहाँ पर काफी पहले यहाँ से भाग गया। सुई बताती है कि ये बात मुझे काफी पहले से ही पता था कि वो ऐसा करने वाला है, लेकिन मैंने अभी तक तुमको एक चीज नहीं बताई कि कुरो असल में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो असल में हम लोग की तरह एक स्पाई था और उसका पूरा नाम कुरो गाओ है, जहाँ पर वो अंधेरे में रहकर अपना सारा कामों को करता था। और दूसरा हम लोग प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जिसको की आंखों से वो पट्टी निकाल दिया जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसके सामने तो यहाँ पर कुरो था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ असल में लास्ट टीमिंग पर चल रहा था, जहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर उससे कहने लग जाता है कि तुम एक पॉलिटिशियन के नाम पर धब्बा हो। उसका ये बात को सुनकर कुरो जल्दी से अपना हुई को उतारते हुए कहने लग जाता है कि शायद तुम इसके बाद मुझे पूरी तरीके से पहचान लोगे। और आगे जब भी प्राइम मिनिस्टर कुरो का असली चेहरा को देखते हैं यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा घबरा गए थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कुरो का असली चेहरा तो काफी ज्यादा डरावना था। और आगे कुरो कहने लग जाता है कि मैं असल में यहाँ पर एक पिता के रूप में बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जिसने कि कुछ सालों पहले हमने बेटी को खोया था। और मैं अगर सच कहूँ तो इससे पहले मैंने काफी सारे पॉलिटिशियन से बदला भी ले चुका हूँ और ये सब के बारे में प्राइम मिनिस्टर को काफी पहले से ही पता है। ये कहकर आगे कुरो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अपना बंदूक तांगते हुए कहने लग जाता है कि अब तुम ये सारा कुछ के बारे में इन लोगों को बताओगे, ना कि मैं तुमको यहाँ पर ही खत्म कर दूं। लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी कहाँ ही मारने वाला था, इसी वजह से आगे जब भी कुरो उसको शूट करने वाला होता है तभी इतने में लास्ट टीमिंग बंद हो जाता है और तभी हमें पता चलता है कि उस जगह पर तो असानो ने ये सारा कुछ किया था, जहाँ पर वो उल्टा कुरो को गन तांगते हुए कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम इसको छोड़ दो। उसका ये बात को सुनकर कुरो उससे कहने लग जाता है कि तुम एक बच्चा होकर भी इस जगह पर आ गए, तुमको यहाँ पर होना नहीं चाहिए था और वैसे भी तुम चाहकर भी मुझे शूट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा गन का रेंज इतना ज्यादा नहीं है। ये कहने के बाद तो यहाँ पर कुरो ने तुरंत ही उसके ऊपर शूट करना स्टार्ट कर दिया था। इसी वजह से आगे असानो के हाथ से उसका गन नीचे गिर जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर असानो काफी स्पीड से उसके पास जाकर उसको जल्दी से पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर कुरो भी थोड़ी ना कम था, वो जल्दी से असानो का हाथ को पकड़ी उसको जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद कुरो एक रस्सी के मदद से उसको जल्दी से बांध देता है। जहाँ पर असानो को तो समझ नहीं आ रहा था कि कुरो को ये सा कुछ टेक्निक के बारे में कब से पता है। इसी वजह से आगे वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम एक पॉलिटिशियन क्यों बने और आखिरकार तुम्हारा ये सब करने का मतलब क्या है। उसका ये बात को सुनकर वो कहने लग जाता है कि मैं ये सारा कुछ असल में बदला लेने के लिए किया है। और तभी हमें कुरो का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से एक मिशन कंप्लीट करने के बाद हमने क्लाइंट को सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है, जो करने के बाद आगे वो एक केक को परचेज कर जल्दी से हमने घर पर चला जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो अपना कॉस्ट्यूम को भी चेंज कर लिया था और वो ये सारा कुछ असल में इसलिए कर रहा था क्योंकि आज तो उसका बेटी का बर्थडे है और हमने डैड को तो ये कॉस्ट्यूम पे देखकर वो थोड़ी सी शॉक थी, जहाँ पर वो अपने फादर से कहने लग जाती है कि मेरे
बर्थडे पर घर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो कूड़ो का वाइफ काफी पहले ही मर चुकी है और आगे वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करे इससे पहले उस जगह पर काफी बड़ा एक धमाका होता है और ये धमाके से तो यहाँ पर कूड़ो बच गया था, लेकिन उसकी बेटी इस चक्कर में मारी गई थी। इस वजह से तो यहाँ पर कूड़ो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि यहाँ पर तो उसकी बेटी बर्थडे के दिन ही मारी गई थी। और ये सब कुछ देख कर तो यहाँ पर कूड़ो को भी समझ आ गया था कि ऐसा कुछ असल में उसका क्लाइंट नहीं किया है, क्योंकि हमने काम निपटाने के बाद वो क्लाइंट कूड़ो को हमने रास्ते से हटाना चाहते थे। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कूड़ो प्राइम मिनिस्टर से कहने लग जाता है कि मुझे बिल्कुल ही पता नहीं है कि ऐसा कुछ मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत, लेकिन तुमने मेरे बेटी के साथ जो कुछ भी किया है मैंने उसी दिन ही फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए तुमको खत्म करने से पहले मैं तुम्हारा पर्दा सबके सामने खोल दूंगा। उसका ये सब कुछ बातों को सुनकर आसानो टाइम वेस्ट न करते हुए कूड़ो के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कूड़ो भी थोड़ी न कम था, इतने में उस जगह पर उसका सभी साथी आकर उसको साइड कर देते हैं, जहाँ पर कूड़ो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ भी ठीक वैसा ही हुआ है, इसी वजह से मैं तुमको चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं चाहता और अगर तुम चुपचाप पीछे हट जाओ तो मैं तुम्हारे फैमिली के बारे में सारा कुछ तुमको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर आसानो भी थोड़ी ना कम था, वो उसके साथ फाइट करने के लिए दोबारा तैयार हो जाता है। तभी देखते देखते उस जगह पर सुई भी आ जाता है और अपने शॉट के मदद से नीचे का जमीन को काट देता है। इसी वजह से तो यहाँ पर कूड़ो का वो तीनों साथी भी नीचे गिर गया था और आगे सुई भी उन लोग के साथ नीचे चला जाता है उन लोगों से फाइट करने के लिए। उन चारों को जाते हुए देखकर आसानो भी दोबारा तैयार हो गया था कूड़ो के साथ दोबारा फाइट करने के लिए। और आगे जब भी आसानो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है कूड़ो उसको रोकते हुए कहने लग जाता है कि इस चाकू असल में शिंजो ने बनाया है और इस पर जहर लगा हुआ है, मैंने सही कहा ना। ये कहकर आगे वो आसानो का चाकू को लेकर उसके अंदर ही घुसा देता है, जो करने के बाद आगे वो उसको बाजू में फेंक देता है। और तभी हम लोग नीचे सुई को देखते हैं जहाँ पर उसको पता चलता है यहाँ पर तो उन तीनों के पास ये अलग अलग एबिलिटी है, जहाँ पर वो तीनों असल में स्पाई फैमिली के 5th नंबर पर है। लेकिन यहाँ पर हमारा सिग्मा बॉय को भी कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था, वो सीधा अपना पहाड़ को उड़ाने लग जाता है उन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए। उसको ऐसा करते हुए देखकर 2 साल बोतों भी तैयार हो जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारा सुई भी थोड़ी ना कम है, वो सीधा हमने शॉट के मदद से उन तीनों को अटैक को काट कर उन तीनों को हरा देता है। और आगे जब भी सुई आसानो का मदद करने के लिए जाने वाला होता है तभी अचानक से उसको वहाँ पर एक चीज एहसास होता है, जहाँ पर उसको समझ आ गया था कि ये जो कोई भी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और ऊपर पर हम लोग कूड़ो को देखते हैं जो कि आसानो से कहने लग जाता है कि किसी भी कीमत में तुम मुझे हरा नहीं सकते। आसानो कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम लोग पास्ट को बिल्कुल ही चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा काफी सारी चीजें हैं जो कि हम लोग अभी भी बदल सकते हैं। ये कहकर आगे हमारा एमसी आगे बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन दूसरी साइड तो कूड़ो को उसका सभी टेक्निक के बारे में काफी पहले से ही पता था, लेकिन तभी अचानक से आसानो सुई का टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो काफी स्पीड से कूड़ो के पीछे आ जाता है। उसका ये नया टेक्निक को देखकर तो यहाँ पर कूड़ो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार आसानो ने ऐसा कैसे किया। तभी हमें पता चलता है कि ये सब के बारे में तो कोई चीजों ने काफी पहले आसानो को बता दिया था। और आगे जब भी आसानो कूड़ो के ऊपर अटैक करने वाला होता है ये देखकर तभी कूड़ो भी अपने चाकू के मदद से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन ये सबसे तो यहाँ पर आसानो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जब भी कूड़ो आगे दोबारा उसके ऊपर शूट करने वाला होता है तभी इतने में आसानो वो उसका गन को काफी स्पीड के मदद से ऊपर की तरफ कर देता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो आसानो ने उसका गन को ग्लू से जाम कर लिया था। इस चीज का फायदा उठाकर आसानो जल्दी से अपने टेक्निक के मदद से कूड़ो को जल्दी से पकड़ लेता है। उसका ये सा कोई नया टेक्निक को देखकर तो यहाँ पर कूड़ो भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और फाइनली तुमने मुझे हरा ही दिया। लगता है अब मेरा अंत यहाँ पर ही जल्दी होने वाला है, लेकिन दूसरी साइड तुम मेरे से काफी ज्यादा अलग हो, जहाँ पर तुमने हार मानने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया। ये कहकर आके वो आसानो को एक लेटर देता है और आगे वो कुछ कहे इससे पहले ही तभी अचानक से उसको कोई शूट कर देता है। ये देख करते यहाँ पर आसानो को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये शूट कहाँ से हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी मरने से पहले कूड़ो उससे कहने लग जाता है कि इसी तरीके से तुम हमेशा लड़ते रहना। ये कहते कहते वो वहाँ पर ही मारा जाता है। और आगे जब भी उस जगह पर सुई आता है वो बताने लगता है कि शायद ये सा कुछ किसी असासिन ने किया होगा। और आगे आसानो वो जहाँ पर पहुँच जाता है जिसका लोकेशन ये पेपर में लिखा हुआ था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इतने सारे जगह के अंदर तो बस एक ही पेड़ था। जब भी वो उस जहाँ पर पहुँचता है उसको पता चल जाता है कि इस जहाँ पर तो असल में कूड़ो ने हमने बेटी को दफनाया था, जो जानने के बाद आगे आसानो जल्दी से वहाँ पर कुछ फूल रख देता है और वो यहाँ पर पेड़ कर ही रहा होता है तभी अचानक से उसको वो पेड़ के अंदर एक चीज मिलता है। और आगे जब भी आसानो अपने घर पर जाता है यहाँ पर तो सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे, जहाँ पर आसानो के आने के साथ ही साथ उस जहाँ पर मिसो मिसिया जाकर उसको हक कर लेती है। लेकिन दूसरी साइड तो कोइचिरो आसानो को जिंदा देखकर काफी ज्यादा परेशान था। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि मिशन कंप्लीट होने के बाद तो वो लोग एक साथ बैठकर एक पार्टी कर रहे थे और ये पार्टी तो असल में रीन के हेडक्वार्टर में हो रहा था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो रीन काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उस जगह पर तो असल में कोइचिरो भी था। उसको यहाँ पर
देखकर रीन उससे कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन यहाँ पर कोइचिरो तो उन लोगों के लिए युजाकुरा फैमिली का स्पेशल ड्रिंक लेकर आया था और उसका ये गिफ्ट को देखकर आगे रीन भी कोइचिरो को यहाँ पर रहने देने के लिए तैयार हो जाती है। और दूसरा हम लोग सुई को देखते हैं जो कि हमने शॉर्ट के मदद से काफी स्पीड से वो सभी जानवरों को काट देता है। और आगे जब भी असानो मित्सुमी को अपने हाथों से खाना खिलाने वाला होता है तभी इतने में उस पर कोइचिरो आकर वो खाना उसके अंदर घुसा देता है। जो कड़कड़ी आगे वो उससे कहने लग जाता है कि मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ मित्सुमी के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये कहकर आगे जब भी वो अपने हाथों से मित्सुमी को खाना खिलाने वाला होता है तभी इतने में उस पर रीन आकर उसको पटक देती है। ये देख करते यहाँ पर कोइचिरो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था जिस वजह से आगे वो दोनों दोबारा एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। और ये फाइट के वजह से तो यहाँ पर वो मिडोका को जाकर लगा था जिस वजह से वो देखते देखते कुछ ही देर में वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी सुई अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है और उन लोगों के बीच में से काफी सारा खाना को लेकर यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग रीन और ओगा को देखते हैं और इतना सारा खाना को खाने के बाद तो यहाँ पर उन लोग का पेट फुल हो गया था। और दूसरा मित्सुमी और सुई बिखरे हुए खाने को साफ कर रहे थे। लेकिन दूसरा तो असानो वही बॉक्स को काफी देर से देखे जा रहा था और ये बॉक्स तो असल में वही बॉक्स है जहाँ पर उसको वो पेड़ के अंदर से मिला था। और आगे जब भी वो उस बॉक्स को खोलने वाला होता है तभी इतने में उस पर मित्सुमी आ जाती है और उसका ये साको हरकत के वजह से तो यहाँ पर असानो भी काफी ज्यादा डर गया था। और आगे साको जानने के बाद जब भी मित्सुमी उसको ये बॉक्स खोलने के लिए कहती है वो बताता है कि अगर मुझे मेरे फैमिली के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा तो अभी मैं भी पूरी तरीके से बदल जाऊंगा। ये कहकर ही आगे वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर मेरे फैमिली को मारने वाला इंसान मेरे सामने होता तो क्या मैं भी कूड़ो के तरह ही करता। इसी वजह से तो यहाँ पर असानो काफी ज्यादा टेंशन में था क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये बॉक्स को खोलने के बाद वो शायद कूड़ो की तरह ही बन जाएगा। और वो ये साको सोचकर परेशान हो ही रहा होता है तभी इतने में मित्सुमी आकर उसको एक किस करती है। उसको ये सब कुछ करते हुए देखकर तो यहाँ पर असानो भी काफी ज्यादा शर्मा गया था। और आगे जब भी मित्सुमी उसका हाथ को पकड़कर उसको थोड़ा सा सपोर्ट करती है यहाँ पर तो असानो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था। और तभी अचानक से मित्सुमी कहने लग जाती है कि देखो वो बॉक्स के अंदर से कुछ निकला है। जब भी असानो ये चेक करता है ये तो असल में एक मार्वल का बॉल था। और तभी इतने में उस पर कोइचिरो आकर कहने लग जाता है कि ये असल में एक ऐसा बॉल है जिसके अंदर डेटा को स्टोर कर रखा जाता है। इसी वजह से क्यों ना मैं तुम्हारा आखिरी शब्दों को इसके अंदर स्टोर कर दूं क्योंकि मैं आज तुमको यहाँ पर ही मारकर खत्म करने वाला हूँ। और यहाँ पर कोइचिरो के आंखों से ब्लड इसलिए निकल रहा था क्योंकि यहाँ पर तो उसने तो मित्सुमी को किस करते हुए देख लिया था। लेकिन आगे वो कुछ करे इससे पहले पीछे से रीन आकर उसको पकड़ लेती है। वो कहती है कि जवानी के दिन में ये लोग ऐसे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इसी वजह से असानो जल्दी से तुम मित्सुमी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। रीन का ये बात को सुनकर आगे असानो भी ठीक यही करता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर मित्सुमी और असानो तो घर पर आ गए थे। लेकिन घर पर आने के बाद तो यहाँ पर असानो कुछ ज्यादा थका थका लग रहा था। आगे जब भी वो ऊपर की तरफ देखता है यहाँ पर तो आयका उसके ऊपर चढ़ी हुई थी जो देखकर आगे असानो जल्दी से आयका को नीचे उतार देता है। और आगे आयका बताने लग जाती है कि मैं असल में यहाँ पर तुम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। आगे मित्सुमी बताने लग जाती है कि हमने असल में इसको हायर किया था। और तभी इतने में आयका असानो का जेब से वो बॉल को बाहर निकाल लेती है। लेकिन आगे वो कुछ करे इससे पहले उस पर सियोन आकर वो ले लेती है। और थोड़ी देर वो बॉल को देखने के बाद वो कहने लग जाती है कि इसको एनालाइज करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। और आगे असानो के पूछने पर आयका बताने लग जाती है कि असल में काफी सारे लोग तुमको पकड़ना चाहते हैं और इसी के साथ साथ काफी सारे लोग तुमको बुरी तरीके से टॉर्चर भी करना चाहते हैं। और तुम्हारा स्किल को बढ़ाने के लिए मैं हर दिन तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगी जहाँ पर तुमको हमेशा वो सभी अटैकों से तुमको बचना पड़ेगा। उसका ये सा को हरकत को देखकर जब भी असानो मित्सुमी से कहने लग जाता है कि क्या तुम प्लीज इसको बाहर निकाल दोगे। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि ये सबसे तो यहाँ पर मित्सुमी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ पर वो ये देखता है कि यहाँ पर तो वो दोनों कुछ ज्यादा ही चिपक रहे थे। और आगे कुछ दिनों बाद हम लोग ये देखते हैं कि उसके अटैक से बचते बचते तो यहाँ पर असानो का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो असानो मस्त नहा रहा था। और तभी इतने में उस पर आयका आ जाती है और यहाँ पर तो वो मस्त उसका फोटो खींच रहा था। और आगे बहुत सारा फोटो खींचने के बाद वो एक एसिड शैम्पू से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करती है इस चक्कर में तो वहाँ पर काफी सारा टैब एक्टिवेट हो गया था। इसी वजह से तभी आयका को काफी ज्यादा शॉक लगने लग जाती है। और ये देखकर जब भी असानो उसका मदद करने के लिए उसके पास जाने लगती है तभी अचानक से आयका उसको रोक देती है। लेकिन यहाँ पर असानो भी थोड़ी ना मारने वाला था। वो दीवार तोड़कर जल्दी से एक पावर पॉइंट को अपने हाथों से पकड़ लेता है और दूसरी साइड वो अपना दूसरा हाथ के मदद से आयका को पकड़ लेता है। इस वजह से तो यहाँ पर उन दोनों को झटके लगना स्टार्ट हो गया था। और तभी उस जगह पर एक धमाका होता है। इस वजह से तो यहाँ पर वो दोनों बच गए थे। लेकिन इस चक्कर में तो यहाँ पर इन दोनों का पोजीशन कुछ ऐसा हो गया था जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो पूरी तरीके से नंगा था, वो भी आयका के ऊपर। तभी इतने में उस जगह पर कोइचिरो आकर काफी गुस्से में उससे कहने लगता है कि मित्सुमी के होने के बावजूद भी तुम एक दूसरे लड़की के साथ बहुत सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। इसी वजह से मैं आज इसी वेपन के मदद से तुमको खत्म करने वाला हूँ। उसका इतना खतरनाक अटैक को देखकर
तो यहाँ पर असानो काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो असानो अपना अगले मिशन के लिए जा रहा था और इतने में जहाँ पर मिसुमी उसको फोन देने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जहाँ पर मिसुमी ये देखती है कि यहाँ पर तो असानो के फोन पर एक कॉल आया था। जब भी वो आगे वो पर्सन का नाम लेती है तभी इतने में असानो आकर वो फोन कॉल को काट देता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो यहाँ पर मिसुमी को ऐसा लग रहा था कि शायद असानो किसी और को पसंद करता है। तभी इतने में उस जगह पर आयका आकर काफी ज्यादा रोने लग जाती है। जहाँ पर वो रोते हुए कहने लग जाती है कि तुम्हारा होने के बावजूद भी आखिरकार असानो किसी और लड़की के साथ बातें क्यों करता है। मिसुमी बताती है कि लगता है तुमको कोई गलत फहमी हुआ है। मैं अगर सच कहूँ तो असानो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर आयका बताने लग जाती है कि असानो असल में कई बार अपना लोकेशन को ऑफ कर देता है और इन दिनों तो यहाँ पर वो स्कूल से भी काफी जल्दी निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो मिसुमी को उसका बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रही थी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर मिसुमी और असानो तो घूमने के लिए बाहर गए थे। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो उन दोनों के साथ साथ गोलियत भी था और मिसुमी तो असल में यहाँ पर गोलियत को बाहर घुमाने के लिए लाया था। तभी हम लोग ये देखते हैं कि अचानक से गोलियत अपना साइज को बढ़ा लेता है। ये देखकर तो यहाँ पर असानो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। जिसके बाद आगे मिसुमी जल्दी से उसके ऊपर चढ़ जाती है और आगे चढ़ने के बाद जब भी वो असानो को इसके ऊपर बैठने के लिए कहती है, जब भी असानो आगे ये करने की कोशिश करता है गोलियत जल्दी से उसको साइड में फेंक देता है। जो देखकर आगे मिसुमी असानो को गोलियत देती है उससे कहने लगती है कि ये लो तुम इसको जल्दी से घुमाओ, क्या पता इससे गोलियत तुम्हारा दोस्त बन जाए। और आगे जब भी असानो वो रस्सी को पकड़ता है तभी अचानक से गोलियत काफी स्पीड से भागने लग जाता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर मिसुमी ने तो गोलियत को काफी अच्छे तरीके से पकड़ के रखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि गोलियत तो यहाँ पर बुलेट ट्रेन से भी काफी स्पीड से भाग रहा था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर गोलियत तो उन दोनों को काफी खतरनाक जगह से लेकर जा रहा था। और बाद में हम लोग ये देखते हैं कि इस चक्कर में तो यहाँ पर असानो का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। लेकिन दूसरी साइड तो गोलियत बिल्कुल सिग्मा फॉर्म में था। शायद गोलियत भी अपने मन में ये कह रहा होगा कि वो कोई पागल ही होगा जो कि असानो को एक असैसिन बना दिया। तभी इतने में उस जगह पर गोलियत से मिलने के लिए काफी सारे बच्चे आ जाते हैं और उसको बच्चों से मिलता हुआ देखकर जब भी मिसुमी उसके पास जाने लगती है तभी हम लोग उस जगह पर एक जोकर को देखते हैं जो कि जोर से हंस रहा था। और तभी अचानक से गोलियत ये नोटिस करता है कि एक बच्चे के बेलून पर तो एक बॉम्ब लगा हुआ था। और तभी इतने में उस जगह पर काफी खतरनाक एक विस्फोट होता है। लेकिन इससे तो बहुत सभी बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि मिसुमी ने तो काफी पहले उसको बचा लिया था। और यहाँ पर तो बहुत सभी बच्चों को ऐसा लग रहा था कि शायद गोलियत ने उन लोगों को बचा लिया, लेकिन असल में तो यहाँ पर असानो ने बहुत सभी को बचाया था। और ये विस्फोट के वजह से तो यहाँ पर असानो का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि गोलियत तो हमने एबिलिटी का मदद से पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये सब के पीछे कौन है। जहाँ पर उसको कुछ ही देर के अंदर ही पता चल जाता है कि आखिरकार ये सब के पीछे कौन है। इसी वजह से गोलियत जल्दी से उसके पास ही जाने लग जाता है उसको पकड़ने के लिए। और दूसरे हम लोग वही जोकर को देखते हैं जो कि मिसुमी को सही सलामत देखकर कहने लग जाता है, ओ अच्छा तुम युजाकुरा फैमिली का हेड हो, अब मुझे पता चला। और वो ऐसा कुछ कह ही रहा होता है तभी इतने में उस पर गोलियत आकर उसको खत्म कर देता है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो मिसुमी असानो का देखभाल कर रही थी। और जब भी वो ये सब कुछ कर रही होती है तभी अचानक से असानो के फोन पर एक कॉल आता है। आगे जब भी मिसुमी उससे इसके बारे में पूछती है वो उसको ये बताने के लिए साफ साफ मना कर देता है। और आगे गोलियत जल्दी से उन दोनों को अपने ऊपर बैठा कर घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब भी असानो घर के अंदर पहुंचता है तभी अचानक से उसके ऊपर हमेशा की तरह हमला होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये अटैक और कोई नहीं बल्कि आयका ने उसके ऊपर किया था। जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बार तो आयका के पास एक सबूत भी था। और आगे असानो कुछ बताए इससे पहले उस जगह पर कोई चिरो आकर अपने वेपन के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और तभी हम लोग वही दो पर्सन को देखते हैं जिसको कि हम लोग वही फोटो के अंदर देखा था। जहाँ पर वो लड़की बताने लग जाती है कि मैं असल में हिनागिको की एक मेंबर हूँ और मैं असल में यहाँ पर असानो को एक पैकेज डिलीवर करने के लिए आई हूँ। उन दोनों को यहाँ पर देखकर असानो उससे कहने लग जाता है कि हमारा सिगरेट के बारे में तुमको इस तरीके से इन लोग को बता देना नहीं चाहिए था। वो कहती है कि तुम्हारा ऐसा हालत को देखकर मुझे ये चीज बताना ही पड़ा, इसी वजह से प्लीज मुझे माफ कर देना। और तभी हमें पता चलता है कि वो बूढ़े का नाम तो कावड़ू था और यही असल में इतना देर से असानो को बार बार कॉल किए जा रहा था। और इतना कुछ तो असल में एक डार्क स्वीट के वजह से हो रहा था। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये स्वीट तो असल में कोइचिरो का फेवरेट था और यही चीज को पाने के लिए तो यहाँ पर असानो ने इतना ज्यादा मेहनत किया था। और इसी वजह से तो वो ये सब कुछ बातें मिसुमी से छुपा कर रखा था, क्योंकि अगर वो उसको ये सब कुछ बता देता तो मिसुमी उसको ये सब कुछ करने के लिए मना कर देती। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर असानो ने तो ये चीज को हासिल करने के लिए काफी सारा काम किया। और ये सब कुछ जानने के बाद कोइचिरो कहने लग जाता है कि सच में तुम ग्रेट हो, तुमने मेरे लिए यहाँ पर इतना कुछ किया है, सच में तुम लाजवाब हो। और आगे आयका रोते हुए कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने इतना दिनों से तुम्हारे ऊपर शक किया। असानो कहता है कि तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमको माफ किया। और आगे मिसुमी कोइचिरो से कहने लग जाती है कि तुमको असानो को माफ कर देना चाहिए। वो कहता है कि मैं इसको माफ करूँ, इससे अच्छा मैं
अपना जान ही दे दूं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मित्सुमी ने गोलियत को उसके ऊपर छोड़ दिया था। जो कर आगे वो लोग जल्दी से अपना चाय को एंजॉय करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो फुतावा असानो की ट्रेनिंग करवा रही थी, लेकिन ये ट्रेनिंग की वजह से तो यहाँ पर असानो का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। इसी वजह से वो लोग जल्दी से एक ब्रेक लेने के लिए घर के अंदर आ जाते हैं। और तभी अचानक से असानो ये देखता है कि वहाँ पर तो मित्सुमी बेड वेट कर एक एल्बम को देख रही थी। और आगे जब भी असानो वो एल्बम को देखने के लिए जाता है, वो ये देखता है कि उसके अंदर तो एक ऐसा पिक्चर था जहाँ पर सभी पार्टी कर रहे थे। और तभी हमें पता चलता है कि उजाकुरा फैमिली के अंदर एक स्पाई एग्जाम होता है, और जब भी कोई ये एग्जाम को पास करता है, इस खुशी में वो लोग पार्टी करते हैं। लेकिन हमारे लोंडे को तो ये स्पाई एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं था। इसी वजह से तो यहाँ पर वो दोनों ही काफी देर से उसको ही घूरे जा रहे थे। और यहाँ पर तो मित्सुमी अपने मन में यही कह रही होगी कि सच में मैं एक पागल हूँ कि मैंने इस जैसे लड़के के साथ शादी कर लिया है, इसको तो कुछ भी नहीं पता है। और आगे फुतावा बताने लग जाती है कि ये स्पाई लाइसेंस असल में एक मेंबरशिप का कार्ड की तरह होता है, और ये चीज असल में तुमको स्पाई एसोसिएशन की तरफ से मिलता है। और ये स्पाई एसोसिएशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सभी स्पाइयों के साथ मिलकर बनाया गया है। और ये लोग असल में हर साल एक एग्जाम तैयार करते हैं, और इसको पास करने के बाद तुम स्पाई एसोसिएशन के एक मेंबर बन जाओगे, जहाँ पर ये पास करने के बदले में तुमको एक स्पाई लाइसेंस भी मिल जाएगा। ये कहकर आगे फुतावा उसको एक पेपर दिखाने लग जाती है। और यहाँ पर तो स्पाई लाइसेंस का 3 रैंक था, जहाँ पर वो उसको बताने लग जाती है कि जैसे जैसे तुम्हारा रैंक बढ़ेगा उतना ही तुमको खतरनाक मिशन मिलेगा। उसका ये बात को सुनकर असानो कहने लग जाता है कि मैं भी ये एग्जाम देना चाहता हूँ। और आगे फुतावा कुछ कहे इससे पहले उस जगह पर कोइचिरो आकारू से कहने लगता है कि क्या सच में तुम ये एग्जाम देना चाहते हो? मैं तुमको बता दूं कि हमारे फैमिली के अंदर सभी एक ही बारे में एग्जाम को पास कर लिया था, लेकिन मुझे जितना दूर पता है कि तुम ये बिल्कुल भी कर नहीं पाओगे। इससे अच्छा तो ये है कि मैं तुमको यहाँ पर ही खत्म कर दूं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर असानो काफी ज्यादा घबरा गया था। जब भी वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी इतने में कोइचिरो जाकर जल्दी से उसको पकड़ लेता है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो यहाँ पर सियोन के पास थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इन लोग के प्रोग्राम में तो कुछ ग्लिचेस थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ तो असल में आयाके के वजह से हो रहा था। लेकिन आगे जब भी स्क्रीन स्टार्ट होता है, यहाँ पर तो सामने एक भूत था। ये देखकर तो यहाँ पर अंदर ही अंदर असानो काफी ज्यादा डरने लग गया था। और तभी हम लोग दूसरे फुतावा को देखते हैं, और यहाँ पर तो उसका डर के मारे फट के चौसठ हो गया था। और आगे हमें पता चलता है कि असल में फुतावा को भूतों से काफी ज्यादा डर लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टर को ताकत से आराम से हराया जा सकता है, लेकिन भूतों पे ये सा कुछ बिल्कुल भी काम नहीं करता है। और आगे असानो के पूछने पर मित्सुमी बताने लग जाती है कि एक बार हम लोग फुतावा को एक हॉन्टेड हाउस में लेकर गए थे, और वो उस जगह पर इतना ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से डर के मारे तो वो उस जगह को पूरा तबाह कर दिया था। लेकिन तभी अचानक से छत से कुछ आवाज आता है। ये सुनकर तो फुतावा जल्दी से जाकर मित्सुमी के ऊपर चढ़ गई थी, जो देखकर आगे सियोन बताने लग जाती है कि मैं जब गोलियत के साथ अकेला रहता हूँ, तब उस टाइम पे गोलियत काफी ज्यादा अजीब अजीब हरकत करता है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे घर पर कोई भूत है। ये सा को सुनकर तो यहाँ पर फुतावा मित्सुमी का हालत काफी ज्यादा खराब कर दिया था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो वो सभी मिलकर कार्ड खेल रहे थे। लेकिन तभी असानो ये देखता है कि यहाँ पर तो फुतावा सियोन को लेकर अपने साथ बाथरूम पर जा रही थी। और आगे जब भी वो लोग एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे, टीवी पर तो यहाँ पर काफी खतरनाक एक डरावना न्यूज आया था। ये देखकर शिंजो जल्दी से अपने बंदूक के मदद से रिमोट को तोड़ देता है। लेकिन अगली पल में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो कैंगो एक डरावना मास्क को पहनकर फुतावा के पास आ गया था। ये देखकर तो यहाँ पर फुतावा भी काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन तभी सियोन उसका कान को पकड़कर खींचने लग जाती है। और आगे जब भी मित्सुमी अपना काम कर रही थी, उस जगह पर तो फुतावा उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, और इसी के साथ साथ तो वो नहाते हुए उसके पास था। और आगे सोने के टाइम पे भी वो मित्सुमी के साथ सोने के लिए जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो उसका हालत काफी ज्यादा खराब था। लेकिन आगे जब भी छत से आवाज आने लगता है, ये सुनकर तो फुतावा काफी ज्यादा डर गई थी। और ये सब कुछ देखकर आगे मित्सुमी फुतावा का बुक को निकाल कर पढ़ना शुरू कर देती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बुक तो असल में फुतावा का फेवरेट था। और आगे मित्सुमी वो बुक को पढ़ना शुरू कर देती है कि काफी सालों पहले इंसान और डीमन एक दूसरे से फाइट करा करते थे, और उसी युग पर ही तो यहाँ पर एक औरत को पानी में एक बच्चा मिला था, जो कि खून से पूरी तरीके से लथपथ था। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि न पढ़कर ही तो यहाँ पर मित्सुमी सो गई थी। इसी वजह से ना चाहते हुए भी आगे असानो को आगे का कहानी कंटिन्यू करना पड़ता है कि वो औरत उस दिन वो लड़के को मोमोतारू नाम देता है, जिससे कि वो बड़ा होकर डीमन को मारकर इस दुनिया पे शांति लेकर आए। और तभी हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जब मोमोतारू के सामने एक खतरनाक डीमन खड़ा हुआ था, जहाँ पर मोमोतारू उसको शूट करते हुए वो डीमन को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। लेकिन ये डीमन तो असल में एक टाइम पर उसका बेस्ट फ्रेंड था, और इसी के साथ ही ये वाला कहानी यहाँ पर ही खत्म होता है। ये बेकार सा कहानी को सुनकर तो पता नहीं क्यों फुतावा काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और आगे फुतावा अपने बचपन के बारे में याद करना शुरू कर देती है, जहाँ पर हर टाइम उसकी मॉम उसको ये कहानी पढ़कर सुनाती थी। और ये कहानी को सुनकर तो उसको उस टाइम पे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। ये बताती है, वो कहने लग जाती है कि मैं उजाकुरा फैमिली की
सबसे बड़ी लड़की होने के बावजूद भी अभी भी भूतों से डरती हूँ। इसी वजह से तो मुझे बचपन से ही काफी ज्यादा बुरा लगता था और आज तक तो यहाँ पर फुतावा ने इसके बारे में किसी से भी बातें नहीं किया था, लेकिन वो आज पहली बार ये सारा कुछ असानो को बता रहा है। और सारा कुछ बताने के बाद वो कहने लग जाती है कि मेरा सारा बातों को सुनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया असानो। उसका ये बात को सुनकर असानो कहने लग जाता है कि तुमको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैं इसी वजह से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ जिससे कि मैं आगे चलकर सबको प्रोटेक्ट कर सकूं। और आगे जब भी फुतावा उसको एग्जाम के लिए गुड लक कहता है, असानो भी उसको बाय कहकर जल्दी से चुपचाप अपने रूम पर चला जाता है सोने के लिए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सभी स्टूडेंट का एग्जाम चल रहा था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सभी के पैर पर लोहे का बॉल लटका हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी असानो जैसे तैसे करके ये रेस पास कर लेता है। और असानो के फर्स्ट आने के वजह से तो यहाँ पर एक बंदा काफी ज्यादा गुस्से में था और आगे असानो पेट भर कर खाना खाने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर तो वो बंदा असानो को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। और आगे जब भी वो बंदा असानो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है तभी उस जहाँ पर और एक स्टूडेंट आकर अपने वेपन के मदद से उसको साइड कर देता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि क्या तुमको पता नहीं है कि स्टूडेंट से लड़ना इस जगह पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उसका ये बात को सुनकर वो बंदा जल्दी से डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। और आगे जब भी असानो उसको थैंक्स कहता है वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुमको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जिससे सच से ज्यादा प्यार करता हूँ उसको बचाना तो मेरा ड्यूटी है और तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता हूँ। मतलब भैंस की टांग आखिरकार ये कहाँ से गे आ गया। इसका ये सा कुछ बातों को सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 100% एक गे है। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा असानो का फेस कुछ ऐसा हो गया था, जहाँ पर वो उस पर गन तांगते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये सा कुछ क्या बकवास करे जा रहे हो। वो कहता है कि तुम काफी पहले ही अपने आंखों से मुझे घायल कर चुके हो, इसी वजह से तुमको ये सा कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तो भाई 100% कंफर्म हो गया कि ये गे है। और उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर मिसुमी भी समझ गई थी कि आखिरकार वो पर्सन कौन है। ये बंदा असल में स्पाई की दुनिया में एक प्ले बॉय है, जहाँ पर वो हमेशा से काफी अच्छे तरीके से बातें करता है, चाहे वो एक लड़का हो या फिर लड़की। और आगे जब भी मिसुमी उसको ये सा कुछ करने के लिए मना करती है वो उससे कहने लगता है कि तुम मुझे किसी से प्यार करने से बिल्कुल भी रोक नहीं सकते। ये कहकर ये आगे वो असानो का काफी ज्यादा क्लोज जाते हुए उससे कहने लग जाता है कि असानो मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, इसी वजह से चलो बाजू वाला रूम पे जाकर हम लोग बहुत सारा कुछ करते हैं। और अभी ये बंदा किस बारे में बातें कर रहा है आप लोग कमेंट पे जरूर बताना। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तभी अचानक से उस जगह पर अनाउंसमेंट होता है कि एग्जाम दोबारा स्टार्ट होने वाला है, जो सुनकर सुखियो जल्दी से असानो को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग असानो को देखते हैं जो की एक बॉक्स के अंदर था और यहाँ पर तो असल में उसको ताला खोल कर बाहर निकलना था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो असानो काफी आराम से ये चीज को कर लिया था। लेकिन जब भी वो पानी से बाहर निकलता है सुखियो उससे कहने लगता है कि तुम तो गीले होने के बाद और भी ज्यादा सेक्सी लग रहे हो। भाई ये गे को कोई समझाओ यार, हमारा असानो का पहले शादी हो चुका है और अगले एग्जाम में तो यहाँ पर असानो को एक जगह पर छुपना होता है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर एक बंदा आकर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर असानो भी थोड़ी ना कम था, वो तो उसके अटैक से काफी इजीली बच गया था। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर सुखियो आकर उसको अपने पास छुपा लेता है, वो भी अपने बाहों में। मतलब भाई यहाँ पर चल क्या रहा है, कोई मुझे समझाओ यार। नेक्स्ट सीन में हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर तो सभी को बॉम्ब डिफ्यूज करना था और अगर कोई भी ये काम नहीं कर पाएंगे तो वो लोग यहाँ पर ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन असानो ने तो ये काम काफी आराम से कर लिया था। और तभी हम लोग दूसरा सुखियो को देखते हैं और यहाँ पर तो वो काफी प्रोफेशनल तरीके से ये बॉम्ब को डिफ्यूज किया था। फिर अगले सीन में उन लोग को एक रिटर्न टेस्ट होता है और अगर कोई भी इसमें गलत आंसर लिखेगा तो उन लोग के साथ ऐसा होने वाला है। ऐसा कुछ देखकर तो यहाँ पर असानो काफी ज्यादा टेंशन में था। लेकिन तभी अचानक से सुखियो उसको अपना सारा आंसर दिखा देता है और अगर सारा टेस्ट खत्म होने के बाद सुखियो उसके पास जाते हुए उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा थक चुके हो, इसी वजह से तुम मेरे गोद को यूज कर सकते हो सोने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो असल में एक हॉल के अंदर थे और तभी इतने में उन लोगों के सामने वो कार्ड आ जाता है और आगे सबको बताया जाता है कि जो भी ये कार्ड के सामने पहले आएगा उसको ये कार्ड मिलने वाला है और पीछे का रास्ता धीरे धीरे करके ऐसा कुछ खत्म होता जाएगा। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। शायद वो लोग ये कह रहे होंगे तो आखिरकार ये सा कुछ एग्जाम देने का क्या मतलब था। और आगे वो लोग काफी तेजी से आगे भागना शुरू कर देते हैं और जो भी तेज भाग नहीं पा रहे थे रास्ता ढूंढने की वजह से तो वो लोग नीचे गिर रहे थे। और तभी हम लोग असानो और सुखियो को देखते हैं जो कि काफी स्पीड से वो कार्ड के पास ही जा रहे थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो रेस में बस 4 ही लोग बचे थे और उनमें से तो यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी था। और यहाँ पर असानो भाग ही रहा होता है तभी अचानक से वो बंदा उसको मुक्का मारते हुए नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी सुखियो असानो को बचाने के लिए उसके पीछे आ जाता है और यहाँ पर तो वो अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके असानो को आगे फेंक दिया था। इस चक्कर में तो यहाँ पर सुखियो खुद उल्टा नीचे गिर गया था। लेकिन तभी हम
हम लोग ये देखते हैं कि असानो ने तो उसको बचा लिया था और आगे सुकियो हमने टेक्निक का इस्तेमाल करके असानो को भी हमने साथ ऊपर लेकर आता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि असानो तुम अब पास होते हो और मैं असल में सिल्वर रैंक का एक स्पाई हूँ और मेरा नाम सुकियो है और मैं ही असल में इतना देर से सबका टेस्ट ले रहा था और सबको काम करता हुआ देख रहा था। और दूसरा हम लोग वही बंदे को देखते हैं और यहाँ पर तो वो जैसे तैसे करके चीटिंग करते हुए उसको वो मिल गया था, लेकिन तभी अचानक से वो बुढ़ा उससे वो कार्ड ले लेता है और उसको फेल कर देता है। ये जानने के बाद तो यहाँ पर वो बंदा भी सदमे में आ गया था और तभी अचानक से उस पर और एक कार्ड अपीयर होता है, जहाँ पर वो ये चीज असानो को देते हुए कहने लग जाता है कि कांग्रेचुलेशन तुम इसमें पास हो गए। ये कार्ड को पाकर तो यहाँ पर असानो काफी ज्यादा खुश हो गया था, जिस वजह से आगे वो उससे कहने लगता है तो इसका मतलब ये है ना कि तुम इतना देर से नाटक कर रहे थे कि तुम मुझे पसंद करते हो। जिस पर सुकियो मना करते हुए कहने लग जाता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो तुमको सच में पसंद करता हूँ और चलो पास होने की खुशी में तुम मुझे अपना वो वाला हिस्सा दो। उसका ये बात को सुनकर असानो घबराती हुए जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि असानो के पास होने की खुशी में तो वो लोगों ने एक पार्टी को रखा था और तभी अचानक से उस जहाँ पर ऊपर से कोई नीचे आकर गिरता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में और कोई नहीं बल्कि हमारा कोइचिरो था। जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मैं असल में मित्सुमी को देखने के लिए काफी सारे सीक्रेट रास्ते को बनाकर रखा हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर फुतावा को भी सारा कुछ समझ आ गई थी, जिस वजह से वो जल्दी से कोइचिरो को पकड़ लेती है और तभी अचानक से उसके जेब से काफी सारा चीजें निकलता है। ये देखकर तो वो समझ गई थी कि असल में कोइचिरो नहीं तो उसको कल पूरा टाइम डराया था। और आगे जब भी कोइचिरो यहाँ से भागने की कोशिश करता है फुतावा जल्दी से उसका हड्डियों को तोड़ देता है और आगे वो लोग एक साथ मिलकर वो लोग एक फोटो लेते हैं, जो लेकर आगे मित्सुमी वो फोटो को हमने एल्बम के अंदर डाल देती है और इसी के साथ साथ तो ये फोटो भी उजाकुरा फैमिली के रिकॉर्ड में शामिल हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि पुलिस से बचकर भाग रहा था और यहाँ पर तो उसके हाथ में गोली लगा था, जिस वजह से उसके हाथ से काफी ज्यादा खून निकल रहा था और वहाँ पर तो काफी तेज बारिश भी हो रहा था। तभी इतने में उस जहाँ पर एक लड़की आकर उसको अपना अम्ब्रेला देती है और इसी के साथ साथ तो वो यहाँ पर उसको भीगने से बचा लिया था। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि जेल में से तो एक कैदी भाग चुका था, जहाँ पर वो कैदी जाने से पहले वहाँ पर एक नोट चिपका कर भागा था, जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि मैं आज छुट्टी पर जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग हमारा एमसी को देखते हैं और यहाँ पर तो उसके बैग के अंदर से एक बुढ़ा बाहर निकला था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मैं असल में तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, आखिरकार तुम कैसे हो। ये सुनकर तो असानो भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, जिस वजह से वो अपने गन के मुंह से उसके ऊपर शूट कर देता है और तभी इतने में उस जहाँ पर मित्सुमी आकर उसको बताने लग जाती है कि सच में ये तुम्हारी ग्रैंडपा है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे एमसी का ग्रैंडपा कुछ अलग ही नशे पर था, जहाँ पर वो आयका के पास जाकर काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, जो करने के बाद आगे वो कहने लगते हैं कि आखिरकार कब से उजाकुरा फैमिली मेड रखना स्टार्ट कर दिया, इसी वजह से बताओ क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी। और दूसरे असानो अपने ग्रैंडपा के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी इतने में उसके पास ग्रैंडपा आकर उससे कहने लगता है कि ये रख लो, ये तुम्हारी शादी के लिए टिप है। मतलब हमारा एमसी का ग्रैंडपा भी कम नहीं है, जहाँ पर उसने ऐसे ही असानो को एक बड़ा सा नोट का बंडल दे दिया। शायद ग्रैंडपा अपने मन में ये कह रहे होंगे मैं हूँ माँ घर चौथ करोड़पति। लेकिन जब भी असानो के ग्रैंडपा उसको लेकर यहाँ से भागने लग जाते हैं, तभी अचानक से कोइचिरो आकर उसको रोक लेता है।